দেখো রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে, স্ক্রিন শেয়ার আছে। হ্যাঁ ম্যাম। ঠিক আছে। अच्छा देखो, लास्ट क्लास में मैंने डिसोल्यूशन स्टार्ट किया था, थोड़ा सा बताया था। ठीक है, डिसोल्यूशन हमें क्या पढ़ना है? देखो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है, पार्टनरशिप फर्म भी होता है। पार्टनरशिप का मतलब जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे कि मतलब पार्टनर लोगों में चेंज होना। जैसे ए बी था, सी जुड़ गया, ए बी सी से बी चला गया। ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और अगर पार्टनरशिप फर्म का मतलब अगर किसी रीजन से बिजनेस ही बंद हो जा रहा है, तो हम लोग वही पढ़ने वाले हैं। तो बिजनेस बंद होने से एसेट लाइबिलिटी को सेटल करना पड़ता है। तो सेटलमेंट कैसे होता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी एसेट या लाइबिलिटी का बुक वैल्यू है वो हमें जीरो करना पड़ता है। एक्चुअल जो फिजिकल एग्जिस्टेंस या प्रेजेंस है एसेट या लाइबिलिटी का, वो धीरे धीरे हमें खत्म करना पड़ता है। जैसे कि मैंने बोला था, आज बोलने से आज प्लांट जो है वो बिक नहीं जाएगा। कि मुझे बिजनेस बंद करना है, अभी मेरा प्लांट बिक गया, उसमें एक टाइम लगता है। तो फिजिकली चीज को होने में बहुत टाइम लग सकता है, साल, 2 साल, 3 साल भी लग सकता है। लेकिन हमें मतलब पेपर वर्क जो होगा वो हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, जो कि हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एसेट्स के बुक वैल्यू और लाइबिलिटीज के बुक वैल्यू को जीरो करना होता है। तो एसेट को खत्म करने का मतलब एसेट डेबिट होता है, क्रेडिट होगा। और लाइबिलिटी को खत्म करने का मतलब लाइबिलिटी क्रेडिट होता है, डेबिट होगा। अब आउटसाइडर लाइबिलिटी ही क्यों लिखा था? ম্যাম क्योंकि বুক हम ভ্যালু কেন জিরো করতে হয়? বুক ভ্যালু এই জন্য জিরো করতে হবে, কারণ আমরা তো বিজনেসটা বন্ধ করছি। তাহলে আমার কি আর ফিক্সড অ্যাসেট 5 লাখ থাকবে? এটা তো না আমার ম্যাম, বিজনেসের থাকবে না। ব্যালেন্স শিট। যদি আমার বিজনেসটাই হ্যাঁ। বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে আমার এই কোনো জিনিসই থাকবে না, হ্যাঁ ম্যাম। তাই না? তাহলে আমাকে এগুলোর বুক ভ্যালু কি করতে হবে? জিরো করতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ বুঝেছি ম্যাম। सही कारण আমরা बुक वैल्यू जीरो करब। बुक वैल्यू इसीलिए जीरो करना पड़ता है क्योंकि बिजनेस जब बंद हो जाएगा तो ये बैलेंस शीट का तो कोई अब काम नहीं है। ठीक है, तो बैलेंस शीट में जो भी एग्जिस्ट कर रहा है वो तो हमें हटाना पड़ेगा। ठीक है, चाहे वो एसेट हो चाहे वो लाइबिलिटी हो। तो बुक वैल्यू को जीरो करेंगे, और उसके बाद क्या करना है? एसेट को, वो तो देखो ट्रीटमेंट किया, बुक वैल्यू को जीरो कर दिया। एसेट को क्या करने का कोशिश करना पड़ेगा? बेचने का। बेच के जो पैसा आएगा उससे क्या पे करेंगे? লাইবিলিটি। आउटसाइडर लाइबिलिटी। ठीक আউটসাইডার্স है, লাইবিলিটি। हाँ। पार्टनर लोगों को दे पाए तो देंगे, ज्यादा हुआ तो, नहीं हुआ तो नहीं देंगे। जैसे कि मान लो मेरा एसेट बेच के मुझे मिला 100 रुपए के, एग्जाम्पल बोल रहे। ठीक है, मेरा लाइबिलिटी है इधर, मान लो मुझे 100 रुपए मिला एसेट बेच के। ठीक है, मेरा आउटसाइडर लाइबिलिटी है मान लो 10 रुपया। ठीक है, और पार्टनर लोगों का है मान लो 80। तो फिर देखो 10 रुपए पे करने के बाद तो मेरे पास 90 बचेगा, तो उसमें से हम पार्टनर लोगों को दे सकते हैं। अब पार्टनर को जितना देना है उतना दे देंगे। ठीक है, तो मतलब ये जितना मिलेगा, ठीक है, एक्स्ट्रा हुआ तो एक्स्ट्रा ले लेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा हुआ तो एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो ये देखो 90 में से 80 देने के बाद भी 10 बचेगा, तो वो पार्टनर में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब एसेट को बेचो, बेच के पैसा कलेक्ट करो, उससे अपना लाइबिलिटी पे करो, आउटसाइडर लाइबिलिटी जो बचेगा वो पार्टनर लोगों को बिलोंग करेगा, बाकी चीज। ठीक है, तो ये होता है कंसेप्ट। ম্যাম। तो सबसे पहले एसेट का बुक वैल्यू जीरो, लाइबिलिटी का बुक वैल्यू। लेकिन लाइबिलिटी कौन सा लेना है? ओनली एंड ओनली आउटसाइडर लाइबिलिटी लेना है। ठीक है, अच्छा, तो फिर इनसाइडर लाइबिलिटी का क्या होने वाला है? इनसाइडर लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? जो लाइबिलिटी पार्टनर लोगों को बिलोंग करेगा, पार्टनर के टुवर्ड्स लाइबिलिटी। ठीक है, जैसे कि ये देखो, पार्टनर का कैपिटल, तो बिजनेस बंद हो रहा है तो पार्टनर अपना कैपिटल का डिमांड कर सकता है। लेकिन कैसे करेगा? ये तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ रहे हैं हम लोग। डिमांड तब कर सकता है अगर पैसा है अवेलेबल देने के लिए, तो ही डिमांड कर सकता है, नहीं तो भूल जाओ। ठीक है, कि तो किसी ने 4 लाख दिया, 3 लाख दिया, 2 लाख दिया, भूल जाओ, नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वही चीज बोला है। तो जो भी इनसाइडर लाइबिलिटी है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाता है। जैसे पार्टनर का कैपिटल होता है इनसाइडर लाइबिलिटी, किसी तरीके का रिजर्व, प्रॉफिट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ये सारा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाके जुड़ जाता है। फिर सेकेंड वाला जो पॉइंट है उसमें बोला था, अब हम लोग पहले एसेट के बुक वैल्यू को जीरो किया, लाइबिलिटी के बुक वैल्यू को जीरो किया। अब कोशिश करना है एसेट को बेचने का, लाइबिलिटी को पे ऑफ करने का। तो एसेट को बेचने से क्या एंट्री होता है? तो मैंने ऐसे सिखाया था, देखो, एसेट बेचने से एंट्री होता है बैंक टू एसेट, और प्रॉफिट होने से हम लोग लिखते हैं 2PL, और लॉस होने से लिखते हैं PL डेबिट। ठीक है, तो ये तब होता है जब मेरा बुक वैल्यू एसेट का, ठीक है, और जो बेचने वाला वैल्यू उसमें डिफरेंस होता है। जैसे कि मान लो मेरा एक फर्नीचर था, वो था 100 रुपए का, मैंने उसे 80 रुपीज में बेचा, तो मेरा लॉस हुआ। तो हम क्या बोलेंगे? बैंक डेबिट 100, सॉरी 80 टू, क्या हो जाएगा? ऐसे बोलेंगे ना, बैंक डेबिट। পিএল এ তাহলে 20 চলে যাবে, আর অ্যাসেটে পুরো 100। हाँ,
ये एसेट में मतलब फर्नीचर में चला जाएगा 100, ठीक है। लेकिन यहाँ ये एंट्री नहीं होगा डिसोल्यूशन के केस में। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोगों ने एसेट के बुक वैल्यू को पहले क्या कर दिया है? 0। जीरो। तो जीरो वैल्यू का चीज बेचेंगे तो पूरा का पूरा ही क्या है? प्रॉफिट হবে তাহলে পুরোই। प्रॉफिट है, ठीक है। इसीलिए देखो यहाँ पर एंट्री क्या है? बैंक टू तो रियलाइजेशन। रियलाइजेशन। रियलाइजेशन का मतलब ही जो हम लोग पीएल बोल रहे हैं यहाँ पर वो रियलाइजेशन है। क्यों? क्योंकि पीएल बनेगा, बिजनेस ही जब बंद हो रहा है तो क्या पीएल बनेगा हमारा? ना मैम। ना। क्योंकि बिजनेस जब बंद हो जा रहा है तो पीएल कैसे बनेगा? पीएल तो जो मतलब गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को फॉलो करेगा उसका हाँ। फाइनल अकाउंट्स नेक्स्ट ईयर बनेगा, तो इसका तो पीएल बनने वाला है नहीं। तो फिर कौन सा नॉमिनल अकाउंट यूज करें? तो हमें बताया गया है कि जब बिजनेस बंद होगा तो जो नॉमिनल अकाउंट यूज करोगे उसका नाम है रियलाइजेशन। क्यों? क्योंकि रियलाइज्ड हो रहा है सारा चीज, पैसा वैसा मिल रहा है, ठीक है। तो अगर मैंने जीरो बुक वैल्यू के एसेट को बेच दिया तो मेरा पूरा का पूरा प्रॉफिट, हाँ मैम। ठीक है। तो ये एंट्री होगा। ঠিক আছে। इसीलिए बैंक टू रियलाइजेशन बोझा गया क्या ना, बैंक टू रियलाइजेशन। हाँ मैम। अच्छा, अब लाइबिलिटी के लिए भी सेम कंसेप्ट। जब लाइबिलिटी को मैंने जीरो कर दिया है, जब लाइबिलिटी पे ऑफ करेंगे पूरा का पूरा ही मेरा क्या है? लॉस। हाँ मैम পুরোটাই লস। तो फिर एंट्री क्या हो जाएगा? फिर से पीएल डेबिट तो कर नहीं सकते क्योंकि पीएल तो बनाएंगे नहीं, क्योंकि তাহলে बिजनेस ही बंद कर रहे थे। রিয়েলাইজেশন অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ব্যাংক। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, देखो वही किया है, बैंक या कैश जो भी लिखना चाहे हम लोग, जो लेजर अवेलेबल रहेगा। फिर बोल रहा है ऑल नॉमिनल अकाउंट इफेक्ट्स, ये लिख दिया है सारे नॉमिनल अकाउंट का इफेक्ट्स कहाँ रिटर्न होगा? इन ए कॉमन नॉमिनल अकाउंट कॉल्ड रियलाइजेशन। मतलब जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि हमें कौन सा नॉमिनल अकाउंट यूज करना है, रियलाइजेशन नाम का एक नॉमिनल अकाउंट यूज करना है, वो मैंने नोट करके लिखवाया था। अब डिसोल्यूशन का काम करोगे तो कुछ ना कुछ खर्चा तो होगा। खर्चे का मतलब है जैसे देखो किसी कमीशन एजेंट को लिया, उसके थ्रू से एसेट बिकवा रही, या कोई लीगल खर्चा हो रहा है, ठीक है। तो डिसोल्यूशन का ये पूरा काम करवाने में जो भी खर्चा होगा तो उसका एंट्री क्या होगा? सिंपल जैसे खर्चे का एंट्री हम लोग लिखते हैं, जैसे सैलरी हुआ तो सैलरी टू कैश लिखते हैं, रेंट हुआ तो रेंट टू कैश, वैसे ये वाला डिसोल्यूशन एक्सपेंस टू कैश या बैंक होगा। तो ये थर्ड नंबर वाला समझ में आ गया? हाँ मैम। अच्छा, फिर फोर्थ नंबर में बोला था कि बैलेंस इन रियलाइजेशन अकाउंट। अब रियलाइजेशन अकाउंट को जब क्लोज करोगे उसका लेजर बनाओगे, जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है ना, तो रिवैल्यूएशन में एसेट बढ़ता भी है कम भी होता है, लाइबिलिटी बढ़ता है कम होता है, फिर उसका हम लोग जब अकाउंट बनाते हैं तो रिवैल्यूएशन में एक बैलेंस आता है, या तो प्रॉफिट आता है या तो लॉस आता है। वैसे ही रियलाइजेशन अकाउंट में जब हम लोग सारा एंट्री कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग का या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा। तो प्रॉफिट आएगा तो पार्टनर लोगों को मिलेगा, लॉस आएगा तो भी पार्टनर लोगों को लेना पड़ेगा। तो प्रॉफिट आने से पार्टनर का कैपिटल में वो प्रॉफिट जाएगा तो पार्टनर्स का कैपिटल क्या होगा? क्रेडिट। क्रेडिट। तो ये देखो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट होगा इफ प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, और रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा जैसे रिवैल्यूएशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल होता है। और अगर लॉस हुआ तो रिवर्स एंट्री, हाँ पार्टनर्स मैम कैपिटल डेबिट। अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन। ठीक है यहाँ तक? हाँ मैम। अच्छा, अब नेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पर सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, फिफ्थ नंबर। अमाउंट इज पेबल टू पार्टनर। अब पार्टनर का अकाउंट सेटल करेंगे, जैसे पार्टनर को रियलाइजेशन का लॉस दे दिया, या फिर पार्टनर को जो भी मिलना चाहिए था उसका कैपिटल जनरल रिजर्व सब करने के बाद ये चेक करेंगे कि पार्टनर को अब कितना हम लोग दे पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर पार्टनर को देना पड़ेगा, मतलब फर्म से अगर पार्टनर को दे रहे हैं तो एंट्री क्या होगा? मतलब ये बोल रहा है देखो, जैसे एक पार्टनर का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा तो उसमें उसका बाई बैलेंस बीडी होगा, जनरल रिजर्व वगैरह आएगा। क्रेडिट हो जाएगा। हाँ, তারপরে रियलाइजेशन का लॉस या प्रॉफिट आएगा, फिर नेट करने के बाद जो बैलेंस आएगा जिसको हम लोग नॉर्मली क्लोजिंग कैपिटल लिखते हैं, यहाँ तो कैपिटल रहेगा नहीं क्योंकि बिजनेस बंद हो जा रहा है, तो क्लोजिंग कैपिटल जो भी आएगा वो हमें पे ऑफ करना पड़ेगा अगर हमारे पास पैसा अवेलेबल है तो पे ऑफ करेंगे तो क्या एंट्री होगा? पार्टनर्स, बोलो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डेबिट। हाँ, क्योंकि कैपिटल तो हट जाएगा तो क्रेडिट आइटम हटेगा तो क्या हो जाएगा? डेबिट टू क्या हो डेबिट। जाएगा? कैश
कैश বা ব্যাংক। আচ্ছা। पेमेंट হলো। আর যদি उल्टोटा है, अगर उल्टा हुआ कि पार्टनर को ही लेके आना पड़ रहा है, ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता তাহলে है। ক্যাশ বা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু পার্টনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট। हाँ, रिवर्स एंट्री। अमाउंट इज रिसीवेबल फ्रॉम पार्टनर। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री होगा। अच्छा, यहां तक समझ में आया? হ্যাঁ ম্যাম। अच्छा, अब इसके नीचे एक हम लोग को नोट लिखना है, आफ्टर द फिफ्थ पॉइंट। ये देखो, ये जो लिखा ना अभी, ये फिफ्थ पॉइंट है। आफ्टर द फिफ्थ पॉइंट, द बैलेंस ऑफ कैश और बैंक, द बैलेंस ऑफ कैश और बैंक अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट is automatically tallied। तो बोल रहा है कि ये फिफ्थ पॉइंट तक सारा जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट करने के बाद कैश और बैंक अकाउंट जो है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑटोमेटिकली टैली हो जाएगा, अगर हम लोगों ने सारा चीज सही किया है तो। ठीक है, ये चीज बोला है। अच्छा, अब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, चलो देखते हैं ये वाला इलास्ट्रेशन 1। इसमें क्या बोला है? बोल रहा है एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स ऑफ द फर्म एक्स वाई जेड एंड कंपनी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31 मार्च 2022। क्या दिया हुआ है? पार्टनर्स कैपिटल एक्स वाई जेड, जनरल रिजर्व, सन्ड्री क्रेडिटर, फिक्स्ड एसेट, स्टॉक इन ट्रेड, सन्ड्री डेटर, कैश इन हैंड। पार्टनर ऑफ द फर्म डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन द अबव सेड डेट। तो बोल रहा है पार्टनरशिप जो है डिसॉल्व होने वाला है, बंद होने वाला है। ठीक है, अब बंद होने वाला है और बोल रहा है क्या 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 बिकेगा। बोल रहा है देखो, एसेट बिक जाएगा, फिक्स्ड एसेट जो है वो बिक जाएगा कितने में? बोल रहा है 5,20,000 में। अब ऐसा नहीं बोल सकते कि 5 लाख का एसेट 5,20,000 में बिका तो 5,20,000 का प्रॉफिट, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। পুরোটাই सबसे पहले প্রফিট হবে। हाँ, पूरा पूरा प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये पूरा हमें जीरो करना है, क्योंकि हमें बैलेंस शीट खाली करना है। खाली करने का मतलब डेबिट को क्रेडिट करोगे। ठीक है, तो खाली करने के बाद देखेंगे कि कैसे कैसे रियलाइज्ड हो रहा है। तो डेटर बुक डेप्ट से 4,40,000 मिलेगा, स्टॉक का वैल्यू हो जाएगा अच्छा, स्टॉक का वैल्यू किया गया है 2,50,000 और ये टेक ओवर करेगा पार्टनर वाई। ठीक है, तो मतलब वाई को जो भी अमाउंट पेएबल उसका होगा, जैसे वाई को क्या मिलेगा वो यहाँ से दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। क्या मिलेगा? वाई को अपना 3 लाख मिलेगा अगर पैसा अवेलेबल हुआ तो, और जनरल रिजर्व 90,000 में वाई का हिस्सा जितना होगा 3 बाई कितना हो जाएगा 9। ठीक है, वो मिलेगा वाई को। लेकिन उस वाई क्या करेगा? वाई बोल रहा है कि हम एसेट में से स्टॉक लेके चले जाएंगे जिसका वैल्यू ये लोग सभी ने मिलके माना है 2,50,000। मतलब वाई को हमें जो भी पेमेंट करना है उसमें हम लोग 2,50,000 कम करेंगे, क्योंकि वो उसने 2,50,000 का एसेट लिया है। बोलो, ये क्लियर है? হ্যাঁ ম্যাম। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट बोल रहा है यहाँ पर कि क्रेडिटर अलाउड डिस्काउंट। क्रेडिटर ने डिस्काउंट दिया है 5%, मतलब क्रेडिटर को जब पेमेंट करेंगे तो 5% कम करना पड़ेगा। मतलब कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 95%। ठीक है, एंड द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 6,000, और ये पूरा काम करवाने का खर्चा हुआ है 6,000। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। तो हम लोग को क्या क्या प्रिपेयर करने बोला है? रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। ठीक है, चलो बनाते हैं। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, 3 चीज लिखो, हम भी लिखते हैं। एक सेकंड।
रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और एक कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का यहाँ जगह नहीं होगा, ठीक है, पीछे करेंगे। तो हम लोग स्टेप वाइज चलेंगे। पहला स्टेप है सारे बुक वैल्यू ऑफ एसेट लाइबिलिटी को जीरो करना है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कैपिटल, पार्टनर का कैपिटल XYZ, तो ये लिख देते हैं कैपिटल अकाउंट में XYZ। क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस BD। 3 लाख नहीं, पहला था 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख, ठीक है। अच्छा, ये देखो, ये ब्रॉट डाउन कर दिया, ये हट गया। फिर जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व किसको बिलोंग करता है, पार्टनर लोगों को, तो पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रेशियो कितना है, 4:3:2 था, 4:3:2, ठीक है। ये देखो ऊपर दिया हुआ था, तो 90,000 डिवाइडेड 40-30-20। है, 40-30-20। ये हो गया इनसाइडर लाइबिलिटी, ठीक है। इसको देखो, जैसे ही बाई जनरल रिजर्व किया तो ये हुआ ना, ये यहां से हटा कि नहीं हटा, ठीक है। ये हाँ जैसे ही मैम। ब्रॉट डाउन किया, ये सब यहाँ से हट गया, तो मुझे क्या करना है, मुझे बैलेंस शीट को खाली करना है। धीरे धीरे बैलेंस शीट खाली हो रहा है, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर, ये मेरा आउटसाइडर लाइबिलिटी है। आउटसाइडर का बुक वैल्यू मुझे जीरो करना है, तो सन्ड्री क्रेडिटर क्रेडिट है, उसे मुझे क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। डेबिट। लेकिन लिखेंगे कहाँ पर, डेबिट करने से मेरा क्या है, मैम प्रॉफिट है। रियलाइजेशन। हाँ, तो फिर हाँ। क्या लिखेंगे, बाई, बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स। हाँ वैसे भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख दो, बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज, उसके अंडर सारे लाइबिलिटीज लिख देंगे। जैसे यहाँ तो एक ही है, लेकिन एक से ज्यादा हुआ तो ऐसे करके लिख देंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स। 3,20,000 बुक वैल्यू जीरो करना है, तो इसमें एंट्री हो गया। तो अगर देखा जाए तो ये लाइबिलिटी साइड पूरा खाली हो गया, हाँ मैम। ठीक है। अब एसेट साइड में चलते हैं। फिक्स्ड एसेट, इसको ब्रॉट डाउन करेंगे तो क्या लिखेंगे, टू टू। सन्ड्री एसेट्स, ऐसे लिख देते हैं। और इसके अंडर एक एक करके लिखते जाते हैं। जैसे सबसे पहले लिख देंगे फिक्स्ड एसेट, हम शॉर्ट में ही लिख रहे हैं, ठीक है, इतना बड़ा बड़ा नाम कौन लिखेगा, 5 लाख। तो ये बुक वैल्यू हो गया जीरो, ये लिखते साथ, ठीक है। फिर और क्या लिखेंगे, स्टॉक इन ट्रेड, सन्ड्री डेटर, स्टॉक इन ट्रेड, तो स्टॉक इन ट्रेड 3 लाख, पीछे ये ऐसे लिख देते हैं ताकि कभी भी देखोगे समझ जाओगे। और सन्ड्री डेटर 5 लाख। अच्छा, अब यहाँ कैश अकाउंट रियलाइजेशन में नहीं आएगा, सारा खाली हो गया, इसको खाली करेंगे। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखो रियलाइजेशन का मतलब है जिसको बेच के मार्केट में कुछ मिलेगा, या फिर जिसके अगेंस्ट पे पे ऑफ करना पड़ेगा। क्या कैश के अगेंस्ट पे पे ऑफ करना होता है या कुछ मिलता है, कैश बेच सकते हैं। वैसे तो एसेट साइड में है, तो एसेट तो बिकता है, तो क्या कैश बिकेगा, हाँ मैम। कैश की करे। नहीं। तो कैश तो खुद ही रियलाइज्ड हालत में ही तो है, हमें बेचना क्यों है, क्योंकि पैसा चाहिए, बिजनेस बंद हो रहा है, पैसा चाहिए ना, इसीलिए तो बेचना है। तो हाँ मैम। कैश इन हैंड का इसीलिए अलग से अकाउंट होता है, जो कि यहाँ पर बनाने के लिए बोला भी है, नहीं भी बोलेगा तो हमें अलग से ही बनाना होता है। तो कैश कभी भी रियलाइजेशन में नहीं आता है, तो कैश को यहाँ ब्रॉट डाउन करेंगे। तो जैसे कैश अगर पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव साइड है, तो टू बैलेंस BD लिख देंगे 10,000। बोलो एखान अवधि बुझते पेरेছ। हाँ मैम। अब धीरे धीरे देखो, एक एक चीज बिकना स्टार्ट हुआ। जैसे कि फिक्स्ड एसेट बिका, तो बोलो फिक्स्ड एसेट बिका तो उसका एंट्री क्या होगा, मैम कैश टू रियलाइजेशन। कैश टू रियलाइजेशन, ठीक है। तो रियलाइजेशन में क्या लिखेंगे, टू कैश। नहीं, बाई कैश ना, ओ सॉरी, क्या है। बाई बाय कैश। कैश।
फिक्स्ड एसेट बेच के कितना मिला 5,20,000। इसका क्रॉस पोस्टिंग कहाँ होगा? कैश मैम में। कैश अकाउंट है, लिखो। এখানে टू रियलाइजेशन है। हाँ, टू रियलाइजेशन बोल के हेडिंग कर देते, इसके नीचे नीचे जो भी लिखना है वो लिखते जाएंगे, बार बार कौन लिखेगा, है ना। तो फिक्स्ड एसेट 5,20,000। इसके बाद देखो डेटर से 4,40,000 मिला, तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा? मैम कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? कैश टू डेटर्स। रियलाइजेशन डेटर्स लिख देते हैं 4,40,000। देखो डेटर बोल के लिख नहीं सकते हो, कभी भी इसको डेटर बोल के मत लिख देना। क्यों बोलो तो? क्योंकि डेटर तो ऑलरेडी हम लोगों ने क्या कर दिया है, खत्म कर दिया अच्छा है। है। তো লেজার ম্যাচ बुक कैसे वैल्यू होगा? जीरो। বুক ভ্যালু জিরো যখন করেছি তখন ডেটার তো শেষ হয়ে গেছে, একবার ডেটার ডেবিট ছিল, একবার ডেটার এখানে আমি কি করে দিয়েছি, ক্রেডিট করে দিয়েছি। হ্যাঁ ম্যাম। এরপরে তোমরা ক্যাশে যদি ডেটার লিখে দাও তাহলে কিন্তু ভুল হয়ে যাবে, কারণ লেজারটা তো শেষ। হ্যাঁ। ठीक है, तो वो नहीं लिखना है। हाँ, ये लिख सकते हो, टू फिक्स्ड एसेट, टू स्टॉक इन ट्रेड, टू सन्ड्री डेटर्स। टू सन्ड्री एसेट के अंडर नहीं लिख के ऐसा लिख सकते हो, बट उसमें टाइम लगेगा, इसलिए मैंने इस तरीके से लिख दिया। बट उधर नहीं लिख सकते, उधर रियलाइजेशन के अंडर ही आएगा। ये बात क्लियर है? अच्छा है मैम। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, बुक डेप्ट 4,40,000। अच्छा, इसके बाद एक पार्टनर है वाई, जिसने 2,50,000 का क्या लिया है, एसेट स्टॉक को 2,50,000 का टेक ओवर किया है। तो बोलो क्या एंट्री होगा? तो उसको 2,50,000 अमाउंट से कम पेमेंट मिलेगा, तो बोलो एंट्री क्या होगा? अगर ये स्टॉक बिकता तो क्या एंट्री होता? बोलो, अगर बिकता तो क्या एंट्री होता, पहले ये। कैश व बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन है तो। टू रियलाइजेशन होता। इसके जगह ये स्टॉक बिक नहीं रहा है, कोई और लेके जा रहा है, ठीक है। तो कोई लेके जा रहा है, तो ये कैश ম্যাম डेबिट তাহলে नहीं ওর होगा। ওয়াই এর ক্যাপিটালটা ক্রেডিট হয়ে যাবে। ক্রেডিট হলে তো ক্রেডিট হবে, ভেবে দেখো। ক্রেডিট হলে তো বেড়ে যাবে ওর, মানে ওকে হুম, ওকে তো কম দেবো আচ্ছা অত ওকে টাকা। দিয়ে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে, মানে ম্যাম ওয়াইজ ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ক্যাশ বা ব্যাংক হবে তাহলে। টু ক্যাশ বা ব্যাংক মানে তো আমরা ওকে টাকা দিচ্ছি, আমরা ওকে টাকা দিচ্ছি না, তো আমরা তো ও ওকে সরি, স্টক স্টক দিচ্ছি। ইন ট্রেড দিচ্ছে ওকে। तो स्टॉक इन ट्रेड तो हमें जीरो করে দিয়েছি। देखो बेचने से होता রিয়েলাইজেশন है হবে कैश তাহলে। टू रियलाइजेशन, तो यहाँ कैश डेबिट नहीं होगा क्योंकि पैसा तो नहीं आएगा, बदले में वाई का लाइबिलिटी थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि वो लेके जा रही है, ठीक है, तो इतने पैसा कम मिलेगा उसे। तो क्या हो जाएगा, রিয়েলাইজ। रियलाइजेशन। बोलो ये समझ में आ गया? হ্যাঁ ম্যাম। वाइज कैपिटल टू रियलाइजेशन, ठीक है। तो फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे रियलाइजेशन में, बाई বাই ওয়াইজ। वाइज कैपिटल स्टॉक टेकन ओवर 2,50,000, और इसका क्रॉस पोस्टिंग कहाँ होगा, वाई कैपिटल मतलब कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन स्टॉक टेकन। वाई के कॉलम में 2,50,000, ठीक है। अच्छा, इसके बाद लास्ट पॉइंट इसमें है जो कि है क्रेडिटर को हम लोगों, क्रेडिटर ने हमें 5% डिस्काउंट अलाउड किया है, ठीक है। तो फिर क्रेडिटर का पेमेंट कितना था, अगर क्रेडिटर को पे करना पड़ेगा तो कितना करना पड़ेगा? 3,20,000। ठीक है, उसका 5% हमें नहीं देना पड़ेगा, तो कितना देना पड़ेगा? मैम 3,04,000। मतलब 95% देना पड़ेगा, तो एंट्री क्या हाँ हाँ। होगा? तो पूरा ही मेरा लॉस है, बुक वैल्यू जीरो था, मुझे देना पड़ रहा है 3,04,000, तो क्या हो जाएगा रियलाइजेशन टू ক্যাশ বা ব্যাংক যেটা কি टू মানে कैश। লস। हाँ, क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं, तो उसको कैसे निकाल सकते हो? अगर तुम लोग 3,20,000 ऐसे भी कर सकते हो, 3,20,000 माइनस 3,20,000 इंटू 5%, वो भी कर सकते हो, या फिर अगर डायरेक्ट 95% कर दोगे तो भी तो आंसर आ जाएगा ना। मुझे 5% नहीं देना है, तो मुझे कितना देना है, 95%, तो आंसर 95%। 3,04,000। 4,000। अब कैश में लिख दो, बाई बाय साइडेड। रियलाइजेशन, रियलाइजेशन लिखना पड़ेगा, है ना।
क्रेडिटर 3,04,000। और एंड में बोला था कि इन्होंने रियलाइजेशन के लिए 6,000 रुपए का खर्चा पे किया है, तो उसका एंट्री क्या होगा? मैम एक एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश হবে তাহলে एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, तो कैश में क्या लिखेंगे? बाई बाई एक्सपेंसेस देखो যখন एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश होगा, एक्चुअली रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश भी बोल सकते हो, ठीक है, बाई रियलाइजेशन एक्सपेंस लिख देते, एक ही बात है। मतलब एक्सपेंस का नाम क्या है? रियलाइजेशन एक्सपेंस, हाँ मैम ठीक है, ये नाम दे दिया और कुछ नहीं, बाई एक्सपेंस लिखने से भी एक ही बात है। और इसका पोस्टिंग किधर जाएगा? मैम रियलाइजेशन में যাবে हाँ रियलाइजेशन में जाएगा, टू टू कैश कैश, यहाँ पर रियलाइजेशन एक्सपेंस। एक्चुअली इसका एंट्री को ऐसे ही लिखो, यहाँ पर मैंने एक्सपेंस का एंट्री लिखा था एक्सपेंस टू कैश, तो इसको लिखने से रियलाइजेशन टू कैश, रियलाइजेशन टू कैश ऐसे, क्योंकि सारा नॉमिनल अकाउंट तो एक्सपेंस नाम का अकाउंट जनरेट करके करे क्या, बिजनेस तो बंद हो जाएगा, तो मुझे सारा चीज कहाँ दिखाना है? मैम रियलाइजेशन में। रियलाइजेशन जब हम सिर्फ एक्सपेंस लिखेंगे तो मेरा एक्सपेंस अकाउंट जनरेट नहीं हो जाएगा, एक लेजर नहीं बन जाएगा, एक्सपेंस नाम का एक अकाउंट नहीं बन जाएगा, लेकिन मुझे एक्सपेंस नाम का अकाउंट चाहिए ही नहीं, उसको क्लोज कहाँ करेंगे? तो एक्सपेंस का क्लोजिंग तो पीएल में होता है, पीएल तो बनेगा नहीं, है ना? तो मुझे एंट्री करना पड़ेगा रियलाइजेशन टू कैश बोल के, समझ में आया? उसको ठीक कर लो, ये चीज हाँ मैम रियलाइजेशन टू कैश होगा, तो मैंने भी उसको देखो यहाँ ठीक किया, तुम लोग भी करो रियलाइजेशन टू कैश, और इधर क्या हो जाएगा फिर? बाई रियलाइजेशन, यहाँ हाइफन देके एक्सपेंस कर दो, इसका मतलब क्लियर है? ये वाला बात हाइफन देने का मतलब चेंज हो गया ना, हाँ मैम ठीक है। अच्छा और तो कुछ है नहीं, बस इतना तक था। अब क्लोज कैसे होता है? तो सबसे पहले रियलाइजेशन को क्लोज करेंगे, मतलब एसेट बेच के लाइबिलिटी पे ऑफ करने के बाद हमारा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, मतलब एसेट बेचा फिर लाइबिलिटी पे ऑफ किया, तो उसके बाद हमारे पास पैसा बच रहा है कि नहीं बच रहा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, कैसे निकालोगे? देखो ऐड करो दोनों साइड। मैम टोटल अच्छा 15,30,000 এটা লিখিনি, 15,30,000 না, আর একটু বেশি হওয়ার কথা। अच्छा ठीक है 16 হচ্ছে তো, 3 5 5 10, 10 আর 6 16,10,000। ও এই দিকটা আমি এই দিকটা করেছি ও আচ্ছা, তাহলে মাইনাস করে দাও 16,10,000 থেকে, তাহলেই তো হবে, माइनस कर दो। मैम 80,000 80,000 आ रहा है, तो लॉस आया ना? लॉस आया कि नहीं? क्योंकि हाँ देखो मैम लॉस ताले नहीं लॉस नहीं आया, हाँ हाँ लॉस ही तो आया, सॉरी हम भी क्या बोल रहे हैं, लॉस ही तो आया मेरे पास। देखो मेरा जो है, मुझे जितना इनकम हुआ उससे ज्यादा तो मेरा क्या हो गया, पेमेंट में निकल गया, है ना? तो फिर क्या हो जाएगा? बाई रियलाइजेशन लॉस, ठीक है, क्योंकि मेरा सारा इनकम तो इधर है, ये देखो ना, मुझे इतना रिसीव हुआ, उसमें से मुझे पेमेंट करना पड़ा इतना, ठीक है, और वाई को देना पड़ा 2,50,000, ठीक है, इस तरीके से। तो जो भी इधर आ रहा है, तो हम लोग का रियलाइजेशन लॉस हो रहा है, ये कौन बेयर करेगा? पार्टनर्स पार्टनर्स, एक्स वाई जेड, तो कितना कितना हो रहा है रेशियो? 4/9, 3/9, 2/9। मैम 3/9 এটা হচ্ছে 2,6,6,6,7 अच्छा আর একটা 30 মানে 4/9 যেটা সেটা 35,555 हम्म আরেকটা 17,777 ठीक है, तो अब इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे? ম্যাম এটা 8 করে দিন একটাকে তাহলে হয়ে যাবে 7 7 14, 14 5 9 হচ্ছে, তাই তো, তাই এটা 6 করে দিই, হ্যাঁ ম্যাম ওটা 6 ঠিক আছে तो 80,000 हो गया। अच्छा अब ये ट्रांसफर किधर होगा? पार्टनर्स कैपिटल में, टू रियलाइजेशन
लॉस 35 556 26 667 17,777। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, देखो अब क्लोज करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट, लेकिन क्लोज करते वक्त टू बैलेंस सीडी वगैरह कुछ नहीं लिखना है, पार्टनर बिजनेस ही तो बंद हो जा रहा है, तो क्लोज करते वक्त जो भी सिचुएशन आएगा या तो पार्टनर को पे ऑफ होगा या पार्टनर से मिलेगा। जैसे हम समझाते हैं एक्स का, देखो एक्स का, एक्स को कितना मिलना चाहिए, 4 लाख का कैपिटल, 40,000 का जनरल रिजर्व, तो एक्स को टोटल कितना मिलना चाहिए, 4,40,000। और उसका रियलाइजेशन लॉस कितना बेयर करना पड़ेगा, 35,556, तो इसका मतलब उसे कितना मिलेगा, 4,40,000 से ये हटा देंगे क्योंकि लॉस बेयर हाँ करने से तो मैम। पेबल अमाउंट कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, मैम 4,04,444। 4,04,444, ठीक है सर, है ये मैम अमाउंट एटाई। ठीक लिखे सर। अच्छा, तो ये हो गया, अब ये अमाउंट क्या होगा, एक्स को देना पड़ेगा, देने से एंट्री क्या हो जाएगा, टू कैश। अगर कैश बिजनेस मैम। बंद नहीं होता इसको हम लोग टू बैलेंस सीडी लिखते हैं कि भाई एक्स का क्लोजिंग कैपिटल इतना, लेकिन उसका कैपिटल रहेगा कैसे, वो तो बिजनेस ही बंद हो रहा है, तो ये पैसा उसे दे देना पड़ेगा। सेम तरीके से वाई का हो रहा है 3,30,000, लेकिन वो 2,50,000 का देखो क्या लेके जा रहा है, एसिड। स्टॉक। हाँ, तो फिर उसे उतना पैसा कम देंगे, और 26,667 का लॉस बियर करेगा, तो इतना अमाउंट उसे कम मिलेगा, तो माइनस करके देख लो कितना अमाउंट फिर उसका मैम पेबल हो जाए। 53,333। अच्छा, 53,333 हो गया, और इसका देखो 2,20,000 मिलना चाहिए था, 17,777 का लॉस बियर करेगा, तो कितना हो जाएगा, 2,02,223। ठीक है, इतना हो जाएगा। अच्छा, अब हाँ ये मैम। कैश कहाँ जाएगा, कैश अकाउंट में क्रॉस पोस्टिंग करो, ठीक है, क्या लिख के करोगे, बाई एक्सेस कैपिटल, बाई वाइज कैपिटल, बाई जेड्स कैपिटल, कितना कितना आया, पहले वाले का तो आया था 4,04,444, 53,333, और जेड वाला, मैम 2,02,223। ठीक है, अब ये ऐड करने से टैली हो जाना चाहिए, यही मैंने लिखवाया था, अगर सारा चीज हम लोग का सही है, दोनों साइड मैच हो जाना चाहिए, तो कितना होगा, मैम এক সাইডে হয়েছে 9,70,000। तो इधर भी इतना ही होना चाहिए, तो इसका হ্যাঁ टोटल ম্যাম, कितना आया ম্যাচ था, করে ये গেছে। लॉस लॉस है, मैच हो गया, अच्छा। देखो ये जो तीन डेटा लिखा है ना, इसको अलग से ऐड मत करना, इसका टोटल तो 80,000 है, ये 80 80, और इधर हो गया 3,04,000 और 6, तो 6,000 4,000 10,000 10,000, और इधर 3 लाख और 80,000, तो 3,90,000, সরি 8,70,000, ম্যাচ হয়ে গেছে, তো এটা 80,000, হ্যাঁ 10, 9 লাখ, আমার মনে হচ্ছে কিছু একটা ভুল লিখেছি, ম্যাম দুদিকেই তো 9,00,000 হয়ে গেছে। হয়ে গেছে না, 3 লাখ, তাহলে এটা 8 লাখ নাকি, না সরি এটা 80,000, তো এই তিনটে মিলিয়ে, না ম্যাম, এটা তিনটে মিলে 80,000 হলে কি হবে না তো? ও এটা তিনটে মিলে 80,000 কেন হবে, আমি সেই রিয়েলাইজেশন থেকে ডেটাটা নিয়ে নিয়েছি, এটা তো আমরা ক্লোজিং ক্যাপিটালে বের করলাম, ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টে, আমি এইটা হ্যাঁ এইটা হ্যাঁ। भूल করে এইটা देखে निয়েছি। हाँ, इसका टोटल थोड़ी ना 80,000 होगा, इससे काफी ज्यादा होगा। ठीक है, तो जो भी हो, तो ये दोनों साइड मैच तो हो गया हम लोग का। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, मेरे पास पहले इतना था, मैंने एसेट बेच के इतना पैसा अर्न किया, तो मेरे पास टोटल कैश अवेलेबल हो गया 9,70,000, उसमें से मैंने क्रेडिटर को इतना पे किया, एक्सपेंस इतना पे किया, फिर जो बचा वो किसको जाएगा, पार्टनर लोगों को, হ্যাঁ ठीक ম্যাম। है, तो फिर पार्टनर लोगों को हम लोगों ने इतना पे किया। ठीक है, अब ये मैच कैसे हो जाता है पता है, क्योंकि देखो यहाँ पर भी तो हम लोग वही निकाल रहे हैं ना कि पार्टनर को कितना मिलना चाहिए, तो उतना ही हम लोगों ने पे किया, तो इसीलिए ये टैली हो जाता है, और अगर टैली नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मतलब हम लोगों से कुछ गलत हुआ है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो,
ये बीच का क्वेश्चंस भी जो है वो करेंगे, लेकिन वो जो है इंसॉल्वेंसी पे है, इसीलिए हम लोगों ने अभी आज जो सीखा है उसी के बेसिस पे कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 करेंगे। P, Q and R are partners sharing profit and loss as to 2:2:1. Their balance sheet as on 31st March 2022 as follows. कैपिटल अकाउंट बता दिया है, रिजर्व फंड, क्रेडिटर, प्लांट एंड मशीनरी, फिक्सचर, स्टॉक, सन्ड्री डेटर, कैश। They decide to dissolve the business. The following are the amount realized. तो प्लांट एंड मशीनरी जो है बेच के इतना मिला, फिक्सचर बेच के इतना, स्टॉक बेच के इतना, सन्ड्री डेटर बेच के इतना। हम लोग को प्रिपेयर करने क्या बोला है, रियलाइजेशन, कैपिटल और कैश, सेम वैसा ही है, बस यहाँ बोला है क्रेडिटर अलाउड ए डिस्काउंट ऑफ 5%, मतलब वैसा ही हो गया कि 95%, इसका मतलब जो है पे ऑफ करेंगे। एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंट टू 1500। देयर वाज एन unrecorded asset of 6000, there was an unrecorded asset of 6000 which was taken over by Q at 4800। तो बोल रहा है एक एसेट अनरिकॉर्डेड था जो 6000 का था, जिसको 4800 पे टेक ओवर किया गया है। मतलब सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बट ये पॉइंट थोड़ा अलग है। वहां पर जैसे बोला था स्टॉक दिया हुआ था बैलेंस शीट के अंदर, वो टेक ओवर हुआ है, बट ये अनरिकॉर्डेड एसेट 6000 वाला 4800 पे टेक ओवर हुआ है, ऐसा बोला है। एन अमाउंट ऑफ 4200 ड्यू फॉर जीएसटी हैड कम टू नोटिस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रियलाइजेशन एंड दिस वाज आल्सो पेड। बोल रहा है कि जीएसटी का एक 4200 का खर्चा निकल के आया है जो पे करना पड़ा, 4200 रुपए। हम लोग को वही सेम रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और जो है कैश अकाउंट, ये बनाने के लिए बोला है। ठीक है, पहले अकाउंट रेडी करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अब एक एक करके सबसे पहले बैलेंस शीट को खाली करना होता है, तो बैलेंस शीट को खाली करते कैपिटल ब्रॉट डाउन करेंगे पी क्यू आर का 1,20,000 48,24। अच्छा, फिर रिजर्व फंड है, ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर लोगों में 2:2:1 में। रिजर्व फंड 60,000। मैम 24 24 12। अच्छा, 24 24 और 12। अच्छा, फिर है क्रेडिटर, तो क्रेडिटर कहाँ हो जाएगा, इसका बुक वैल्यू 0 करेंगे, तो एंट्री क्या हो जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, बाय क्रेडिटर क्रेडिटर्स। 0 होगा, तो फिर हाँ बाई क्रेडिटर होगा, मतलब क्रेडिटर डेबिट टू रियलाइजेशन, तो बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज। क्रेडिटर बस, और तो कुछ है नहीं इधर। ये एसेट्स को जो है खाली करेंगे, तो टू सन्ड्री एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी 1,08,000, फिक्सचर 24,
स्टॉक 60,000, डेटर 48,000, कैश अकाउंट में आ जाएगा टू बैलेंस बीडी 60,000। तो बैलेंस शीट पूरा खाली हो गया, ठीक है। अब देखते हैं क्या बेच के क्या मिल रहा है। तो बोल रहा है इस तरीके से रियलाइजेशन हुआ है, प्लांट फिक्सचर स्टॉक डेटर सभी से कुछ ना कुछ रियलाइज्ड हुआ है, तो एंट्री हो जाएगा कैश टू रियलाइजेशन। तो यहाँ पर हो जाएगा बाई कैश। प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख टू फिक्सचर 18, स्टॉक 84, सन्ड्री डेटर 44 400। अच्छा, अब ये कैश अकाउंट में यहाँ पर आ जाएगा, इसमें क्या लिखेंगे, टू क्रॉस पोस्टिंग, टू रियलाइजेशन, प्लांट एंड मशीनरी, फिक्सचर, स्टॉक, डेटर। कितना कितना था, 1 लाख टू 18 84 44 400, 1 लाख टू 18 84 44 400। अच्छा, यहाँ तक कर लिया। फिर बोल रहा है क्रेडिटर 5% डिस्काउंट दिया है, ठीक है, तो क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे, तो फिर एंट्री हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तो सॉरी टू कैश, तो यहाँ पर हो जाएगा टू कैश क्रेडिटर। 95% देना है, 48,000 बुक वैल्यू था, इसका 95% देना है क्योंकि 5% डिस्काउंट दिया है, तो कितना हो जाएगा, मैम 45,600। 45,600। इसका भी क्रॉस पोस्टिंग बाई रियलाइजेशन क्रेडिटर। अच्छा, फिर रियलाइजेशन एक्सपेंस 1500, तो इसका एंट्री क्या होगा, रियलाइजेशन टू कैश, तो बाय रियलाइजेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन एक्सपेंस बोल के लिख सकते हैं, मतलब एंट्री होगा रियलाइजेशन टू कैश, तो ये बाय रियलाइजेशन, ये किस चीज का खर्चा है, रियलाइजेशन एक्सपेंस, तो बाय रियलाइजेशन एक्सपेंस, सॉरी बाय रियलाइजेशन हाइफन देके रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना था, 1500। और इधर क्या लिखोगे फिर, टू टू कैश में आ टू जाएगा। कैश। हाँ, तो यहाँ पर ऑलरेडी कैश लिखा हुआ है, उसी में लिख देते रियलाइजेशन एक्सपेंस 1500। अच्छा, फिर क्या बोला है, देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 6,000, एक 6,000 का अनरिकॉर्डेड एसेट है जिसको क्यू ने टेक ओवर किया है 4,800 पे, तो क्यू अगर एसेट टेक ओवर करेगा तो एंट्री क्या होगा, क्यू को कम देना मैम पड़ेगा क्यू उतना। वाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, वही एसेट था मैंने, अनरिकॉर्डेड एसेट। हाँ लेकिन एसेट तो रिकॉर्ड है ही नहीं, है ना। তাহলে রিয়েলাইজেশনে আগে কি ওটাকে করতে হবে? ওটা করতে হচ্ছে না, বিকজ ওটা তো অলরেডি রেকর্ডেডই নেই, তো অলরেডি ওটা জিরোই আছে, আমি ধরে চলতে পারি, যখন আমার কাছে কোনো ইনফরমেশনই নেই ওটা, তাহলে ওটা তো আমার জন্য কি। नहीं समझ में आया। देखो, जब मेरा कोई बुक वैल्यू है ही नहीं तो बुक वैल्यू जीरो तो नहीं करना पड़ेगा, হ্যাঁ ম্যাম, তাহলে করতে लेकिन হবে हम না। हाँ, तो फिर हम लोग जो एसेट लेके जा रहे हैं उसका सीधा एंट्री क्या हो जाएगा, फिर बुक वैल्यू जीरो करने से यहाँ पर लिखना पड़ता, इधर वो नहीं হ্যাঁ ম্যাম। लिखेंगे क्योंकि बुक बुक में तो वो है ही नहीं, बुक में रहने का मतलब बैलेंस शीट में रहने का, तो बैलेंस शीट में तो है ही नहीं।
अब लेके जा रहा है, तो लेके जाने से क्या इम्पैक्ट हो रहा है कि क्यू को हमें उतना अमाउंट कम देना पड़ेगा, तो क्यूज कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट, ठीक है। और इसका इम्पैक्ट सीधा फिर कहाँ आ जाएगा, क्योंकि क्यू को कम देना पड़ेगा, तो ये प्रॉफिट, प्रॉफिट कहाँ बुक होगा, कोई भी नॉमिनल अकाउंट के लिए क्या यूज करना है। मैम बाई साइड रियलाइजेशन। हाँ, बाई क्यूज कैपिटल अनरिकॉर्डेड एसेट टेकन ओवर। मैम এটা 4800 হবে। मेरा आवाज आ रहा है। हाँ मैम आ रहा है। হ্যাঁ ম্যাম। নিজে নিজেই হঠাৎ করে ল্যাপটপটা শাট ডাউন হয়ে গেল, কি হলো ব্যাপারটা। ঠিক আছে, স্টার্ট করছি আবার। দেখো স্ক্রিন শেয়ার হয়েছে, স্ক্রিনটা বোধহয় শেয়ার ছিল না। হ্যাঁ ম্যাম। স্ক্রিন দেখাচ্ছে তো? হ্যাঁ ম্যাম। ठीक है। ए राम, ये पूरा लिखा हुआ ही चला गया। लो, सेव नहीं हुआ, ऑटो सेव होता है। देखो, ये पूरा लिखा हुआ ही चला गया। सच में ही चला गया, दिख ही नहीं रहा है यहाँ पर। ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग कहाँ तक किए थे? ম্যাম ওই এক্সপেন্স ওটা
लगभग रियलाइजेशन एक्सपेंस होती। हाँ, वो रियलाइजेशन एक्सपेंस हम लोगों ने लिख लिया था ना, 1500 नहीं, हाँ वो वाला ना। হ্যাঁ ma'am, ওইটা হয়ে গেছিল। ওই আনরেকর্ডেড অ্যাসেট যেটা কিউ নিয়ে যাবে हाँ, ওইটার অবধি। उसका उसका क्रॉस पोस्टिंग करना था। হুম। हाँ, उसका क्रॉस पोस्टिंग करो, हम तब तक फटाफट लिख लेते हैं। पूरा चला गया, मतलब किसी वजह से वो अपडेट ले रहा है तो सेव नहीं हुआ, नहीं तो ये ऑटो सेव होता है, इसमें एक्चुअली सेव करना ही नहीं पड़ता है, लिखते जाते हैं तो वो ऑटो सेव होते रहता है। ठीक है, तुम लोग क्रॉस पोस्टिंग करो ना, हम तब तक लिख लेंगे शॉर्टकट में। सन्ड्री लाइबिलिटी क्रेडिटर 48,000 बाई कैश। अगर कुछ गलत लिख रहा है तो मुझे बता दो, ठीक है। प्लांट मशीनरी, फिक्सचर, स्टॉक, डेटर 1,02,000, 18, 84, 44,400 बाई क्यूज कैपिटल। देखो तो इधर वाला ठीक लिखा मैंने, अगर तुम लोग का लिखना हो गया है क्रॉस पोस्टिंग वाला। হ্যাঁ ম্যাম। अनरिकॉर्डेड एसेट टेकन ओवर 4800, टू सन्ड्री एसेट्स, प्लांट मशीनरी, फिक्सचर 24, स्टॉक सन्ड्री डेटर, स्टॉक सन्ड्री डेटर 48,000, टू कैश क्रेडिटर 48,000 का 95% कितना आया था? ম্যাম 45,600। 45,600, टू कैश रियलाइजेशन एक्सपेंस 1,500। इसमें यहाँ तक किया था, ठीक है। अच्छा, और ये जीएसटी वगैरह इसमें आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल। बाई बैलेंस बीडी कितना कितना था? ম্যাম वन 1,20,000, 48 আর 24। रिजर्व फंड 20, 24,000, 24,000। और इधर हो जाएगा टू रियलाइजेशन अनरिकॉर्डेड एसेट 4,800, और एक कैश अकाउंट था, टू बैलेंस बीडी 60, टू रियलाइजेशन। यहाँ पर क्योंकि टाइम लगेगा तो हम ना एक काम कर रहे हैं, टू रियलाइजेशन बोल के ना टोटल अमाउंट लिख दे रहे हैं, वैसे जैसे लिखवाया वैसे ही लिखना है। तुम लोग मुझे इसका टोटल बता दोगे ये कैश का, तो ये डायरेक्ट लिख देंगे तो मेरा टाइम बच जाएगा, क्योंकि उसमें फिर से लिखना पड़ेगा मुझे। ये बता दो ना कितना हो रहा है टोटल, यही तो जाएगा उधर। ম্যাম 2,48,000। अच्छा, আর तो ম্যাম अभी ওটা মানে 44,000, তো আপনি মনে হয় 44,400 লিখেছেন ডেটার্স। না, ডেটার স্যার 44,400 ছিল। ও আচ্ছা, তাহলে আমি ভুল লিখেছি। এই মানে দেখো, তাহলে ম্যাম 2,48,400, হ্যাঁ ওটা আমি ভুল লিখেছি। 2,48,400। 400। ये ऐसे लिखा, तुम लोग ऐसे मत लिखना, तुम लोग का जैसे लिखा हुआ है वैसे ही रहने दो, मैंने तो वो टाइम बचाने के लिए लिख दिया, ठीक है। बाय रियलाइजेशन बंद हो गया, और बंद होने के बाद सारा आंसर ही उड़ गया। क्रेडिटर ये कितना था? फोर्टी फाइव ম্যাম सिक्स हंड्रेड হ্যাঁ 600। और एक्सपेंस 1,500। चलो यहाँ तक मैंने लिखा था, फिर बंद हो गया था, ठीक है। चलो अब फिर यहाँ पर बोल रहा है कि अनरिकॉर्डेड हो गया, अब 4,200 जीएसटी का पेमेंट करना है, ठीक है। एक सेकेंड।
ठीक है देखो, तो फिर यहाँ पर नेक्स्ट हमें क्या करना है, जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। तो जीएसटी तो मुझे पे करना ही पड़ेगा, अगर मेरे पास नोटिस आया है कि मुझे जीएसटी पे करना पड़ेगा, तो वो अमाउंट कितना हो रहा है, कितना दिया हुआ था? मैम 4200। हाँ, तो फिर जीएसटी का पे करेंगे तो एंट्री क्या होगा, ये भी देखो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, तो पे करेंगे तो एंट्री मतलब जीएसटी बुक, टू कैश। जीएसटी टू कैश करेंगे तो इसका मतलब जीएसटी क्रेडिट था तो पे, जीएसटी एक्सपेंस अकाउंट बना दे रहे हैं ना, अकाउंट तो मुझे एक्सपेंस अकाउंट तो बनाना नहीं है, तो क्या लिखना पड़ेगा? रियलाइजेशन। हाँ, पीएल तो लिख नहीं सकते, तो क्या लिखना पड़ेगा, रियलाइजेशन टू कैश। तो यहाँ पर जीएसटी लिख देते हैं 4200, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर जीएसटी पेड, जीएसटी पेड हो जाएगा 4200। ठीक है, हो गया, सारा डेटा हम लोगों ने देख लिया। अनरिकॉर्डेड चीजों का कैसे ट्रीटमेंट करना है, अनरिकॉर्डेड में दो स्टेप नहीं करना पड़ेगा, जैसे रिकॉर्डेड एसेट लाइबिलिटी पहले बुक वैल्यू जीरो करो, फिर पे कर रहे हो तो रियलाइजेशन टू कैश, और रिसीव कर रहे हो पैसा तो कैश टू रियलाइजेशन। लेकिन जब अनरिकॉर्डेड एसेट या लाइबिलिटी होगा तो उसमें स्टेप वन नहीं होगा, सिर्फ स्टेप टू होगा, मतलब रियलाइजेशन टू कैश या कैश टू रियलाइजेशन। कैश टू रियलाइजेशन इन केस ऑफ एसेट और रियलाइजेशन टू कैश इन केस ऑफ लाइबिलिटी। बोलो, ये समझ में आया? হ্যাঁ ম্যাম। এটাই তো ডিফারেন্স হলো না, আনরেকর্ডেড আর রেকর্ডেড এর মধ্যে। রেকর্ডেড হলে দুটো স্টেপ লাগছে, अनरिकॉर्डेड হলে একটা স্টেপেই হয়ে যাবে। अब क्लोज करो रियलाइजेशन को, देखो किधर ज्यादा आ रहा है। ম্যাম 3,23,300 তো এইদিকে টোটাল আসছে 23, ডেবিটস। 3,01,200 हवर का, एक बार चेक करो, ये दोनों मिला के तो हो रहा है 1.5 लाख। ম্যাম ডেবিট সাইডে বেশি আসবে। না, এই ক্রেডিটে বেশি আসবে। আচ্ছা। 3,01,200। হ্যাঁ ম্যাম, কিন্তু ম্যাম ডেবিট সাইডে তো 3,23,000 এরকম কিছু আসছে। তাই? হ্যাঁ। আচ্ছা, দেখি আমি আরেকবার। $48,000, 1,02,000, 1,50,000, 1884, 1884, 44,400, 4,800, 3,01,200। এটাই আসছে দেখো, ম্যাম 3,01,200। এসছে, এবার এসছে। আচ্ছা, আমারটা একটা ভুল লিখে দিয়েছিলাম। ওই জন্যই বারবার আলাদা आंसर এসে যাচ্ছে তোমার। अच्छा, टू प्रॉफिट आएगा इधर, अब चेक करो, टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। ম্যাম 9900। 9900, हाँ, इसको डिस्ट्रीब्यूट करो पी क्यू आर में। 3960, 396। 3960 আর 1980। अच्छा, अब ये ट्रांसफर कर देंगे कि किधर, कैपिटल में, बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट बोल के, बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट 3960, 3960, 3960, 1980। ठीक है, अब इसको क्लोज करेंगे और देखेंगे पार्टनर को कितना पे करना पड़ेगा, टू कैश या बैंक। तो देखो कितना आ रहा है, 1,20,24 और 3960, ওটা देखो कितना। 1,47,960।
1,47,960। और ये वाला এটা ম্যাম 75,960 টোটাল, আর ব্যালেন্স হচ্ছে 71,160। হুম ঠিক আছে। এবার এটা 37,980। 980। 37,980, 37,980। इसमें क्या लिखेंगे? बाई पार्टनर्स कैपिटल, अलग अलग भी लिख सकते या फिर ऐसे भी लिख सकते। बाय पार्टनर्स कैपिटल PQR 147,960। हाँ 71,160, 37,980, 71,160, 37,980 टोटल करने से टैली हो जाना चाहिए। तो इधर का तो हम कर लेते हैं। ये 4 जीरो तो 1 2 3 मतलब 8400, 6 और 4 10, 2 और 1 3, 3,84,000। इधर भी उतना आना चाहिए, वो देखो। হ্যাঁ ম্যাম ওটাই, 3,04,000। 3,08,400। ठीक है, समझ में आया? হ্যাঁ ম্যাম। बस यहाँ देखो पहला वाला इसमें फर्क बस अनरिकॉर्डेड एसेट लाइबिलिटी का था, और तो कुछ था भी नहीं। ठीक है, अब हम लोग 2 वाला स्किप करके 3rd वाला करेंगे। 2 वाला इसीलिए स्किप करें क्योंकि इसमें जो है इंसॉल्वेंसी वाला पोर्शन है, तो इंसॉल्वेंसी तो अभी मैंने सिखाया नहीं है, इसी वजह से इसको नहीं कर रहे। ठीक है, यहाँ 3rd नंबर वाला कर सकते, ये हम लोगों ने जो सीखा है उसी के बेसिस पे है। ठीक है, तो 3rd नंबर देखो, इसमें बोला है अमित, सुमित एंड कुमार आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:2:1। द पार्टनर्स डिसाइड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप ऑन 31st March 2022 व्हेन देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर। कैपिटल अकाउंट बोला है अमित और सुमित का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुमार का कैपिटल अकाउंट नहीं है। कुमार का देखो इधर है, मतलब कुमार का कैपिटल कैसा है? निगेटिव है। इन दोनों का कैपिटल क्या है? पॉजिटिव है। बोलो, कैपिटल इधर दिखने का मतलब तो पॉजिटिव, कैपिटल तो लाइबिलिटी आइटम, इधर दिखने का मतलब नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब कि उसने ম্যাম ওখান থেকে নিয়েছে ও পয়সা। हाँ मतलब उसने पैसा दिया तो है नहीं, उल्टे का मतलब 30 to 400 विदड्रॉन करके बैठा है ना? इसका मतलब तो হ্যাঁ यही ম্যাম। हुआ। अच्छा, फिर देखो जनरल रिजर्व है, कुमार्स लोन, तो कुमार ने लोन भी। अच्छा, अब देखो कुमार्स लोन मतलब इन्होंने कुमार से लोन लिया है और ये खुद बिजनेस से पैसा भी विथड्रॉन किया है। लोन फ्रॉम डी, ट्रेड क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो मुझे एक चीज बोलो कि यहाँ पर आउटसाइडर लाइबिलिटी कौन कौन सा है ये लाइबिलिटी साइड में? ম্যাম লোন ফ্রম ডি হবে, हम्म ক্রেডিটার্স হবে, हम्म আর ম্যাম বিলস बि- পেয়েবেলও হয়ে যাবে। আউটস্ট্যান্ডিং, হ্যাঁ আউটস্ট্যান্ডিং ये भी হচ্ছে। तो होगा। सैलरी आउटस्टैंडिंग किसका रखा होगा? जिसको काम पे रखा था, है ना? बाकी হ্যাঁ ये ম্যাম। सब इनसाइडर लाइबिलिटी है। ये तो कैपिटल हो गया पार्टनर का, ये तो समझ में ही आता है। जनरल कुमार से लोन लिया क्योंकि कुमार पार्टनर था, तो ये भी क्या हो गया? इनसाइडर लाइबिलिटी। লাইবিলিটি। अब ये सब एसेट है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, बुक डेप्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, स्टॉक, बैंक, कैपिटल विथड्रॉन। यहाँ पर नेगेटिव वाला दिख रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद देखो क्या बोला है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 18,000 आउट ऑफ विच 3,000 वाज बोर्न बाय अमित। ठीक है, तो रियलाइजेशन का एक्सपेंस 3,000 है, जिसमें से 18,000 सॉरी 18,000 है जिसमें से 3,000 अमित कौन है? पार्टनर। पार्टनर बियर कर रहा है। ठीक है, तो इसका एंट्री क्या होना चाहिए ये समझना पड़ेगा। तो ये सब का ना एक एक करके वर्किंग नोट बनना चाहिए। क्या हम लोग पढ़ते पढ़ते ही वर्किंग नोट बना ले तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, वैसे हम सोच रहे थे पहले अकाउंट का जगह बना लेंगे फिर वर्किंग नोट करवाएंगे। एक ही बातें कर लेते हैं, पहले वर्किंग नोट जो भी आ रहा है। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस। ठीक है, कैसे करोगे? देखो 18,000 का खर्चा है, ठीक है, जिसमें से 3,000 कौन दे रहा है? अमित। अमित कौन है? पार्टनर है। तो बाकी बचा कितना? 15,000। 15,000। ठीक है, तो ये कहाँ से दिया जाएगा? अगर ये अमित दे रहा है, क्वेश्चन खुद बोल रहा है, तो ম্যাম ये कहाँ ক্যাশ से? থেকে। बिजनेस से, হ্যাঁ फर्म বেশি। के बिजनेस से। ठीक है,
अच्छा, तो फिर एंट्री क्या हो जाएगा? देखो, जो बिजनेस से जा रहा है उसका एंट्री तो जो मैंने सिखाया है वही होगा, रियलाइजेशन टू कैश, एक्सपेंस टू कैश। हाँ टू कैश या बैंक, मेरे हिसाब से यहाँ बैंक लेजर था, ठीक है, तो बैंक, इसका एंट्री हो जाएगा ये सिखाने के लिए और कुछ नहीं, ठीक है, समझाने के लिए। और जो अमित पे करेगा उसका एंट्री क्या हो जाएगा? मैम और कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ব্যাংক তো করছি না, পে তো আমরা করছি না बिजनेस থেকে, আমরা अमितेर থ্রুতে पे করছি, अमितকে পরে দিতে হবে, তো अमित हम लोग का क्या बन जाएगा? ও ওকে আমার দিতে হবে পরে, তার মানে ম্যাম ওর ক্রেডিট হবে तो कैपिटल फिर क्या अकाउंट। हो जाएगा? टू अमित्स कैपिटल, अमित कैपिटल अकाउंट है। और फिर डेबिट क्या होगा? एक्सपेंस रियलाइजेशन। रियलाइजेशन, एक्सपेंस नहीं होगा, हमें कोई भी लेजर रेज नहीं करना है। तो रियलाइजेशन जैसे डेबिट होता है वैसे ही होगा, इसमें भी जैसे हुआ इसमें भी होगा, बट इसमें बिजनेस से पे किया तो टू बैंक होगा, फर्क तो यहाँ पर है ना, पेमेंट में फर्क है। तो डेबिट आइटम तो जैसा था वैसा ही रहेगा, बस यहाँ पर टू अमित्स कैपिटल होगा, उधर हो जाएगा टू बैंक, इतना फर्क है। फिर बोल रहा है क्रेडिटर एग्री टू टेक ओवर फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू 12,000 एट 10,800, द रेस्ट ऑफ द क्रेडिटर वेयर पेड ऑफ एट ए डिस्काउंट ऑफ 6.25%। बोल रहा है क्रेडिटर जो है वो फर्नीचर बुक वैल्यू पे ले लेगा 12,000, 12,000 का जो फर्नीचर है, ठीक है, यहाँ फर्नीचर कितने का था? 25,500, इसमें से जो 12,000 वाला है, तो ये 25,500 एक फर्नीचर है ऐसा तो हमें नहीं बोला है ना, टोटल फर्नीचर का वैल्यू, जिसमें से 12,000 वाला फर्नीचर क्रेडिटर टेक ओवर करेगा 10,800 में, द रेस्ट ऑफ द क्रेडिटर वेयर पेड ऑफ एट ए डिस्काउंट ऑफ 6.25%। तो क्रेडिटर कितना है? 30,000। अब इसका एडजस्टमेंट देखो, कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिटर, क्रेडिटर कितना है? 30,000, इसमें से क्रेडिटर को सेटल कैसे कर रहे? थोड़ा फर्नीचर देके और बाकी पेड एट द रेट ऑफ 6.25% डिस्काउंट पे, ठीक है। तो फर्नीचर जिसका बुक वैल्यू है 12,000, मतलब बैलेंस शीट में जिस फर्नीचर का वैल्यू 12,000 है, अब तुम लोग ये मत बोलना कि 12,000 कहाँ है, ये तो 25,500 है, इसके अंदर है ना 12,000। तो 12,000 बुक वैल्यू वाला फर्नीचर वो कितने में टेक ओवर करेगा? 10,800 में। तो कितने का क्रेडिटर सेटल हुआ? 1,200 বাকি। না, এরকম নয় না, বুঝলে না, দাঁড়াও বোঝাচ্ছি। ধরো আমি তোমার থেকে 30,000 টাকা পাবো, ঠিক আছে, তুমি বললে আমার একটা 12,000-এর ফার্নিচার আছে যেটার আমি দাম 10,800 ধরছি, আমি এটা দিয়ে দিচ্ছি আপনাকে। नहीं समझ में आया? হ্যাঁ ম্যাম, তো ম্যাম প্রশ্নটা কি, মানে কি? क्वेश्चन ये है कि बोलो कितने रुपए का फिर क्रेडिटर सेटल हो गया? 30,000 का 30,000 ही सेटल हो गया फर्नीचर दे के? না ম্যাম। कितने का हुआ? जैसे मान लो मैंने तुम लोगों से 10 रुपए उधार लिया, ठीक है, तो मैंने बोला सुनो ना, मेरे पास उतना पैसा है नहीं, मेरे पास ना एक पेन है, ठीक है, कितने रुपए का? मैंने बोला मेरा एक पेन है जो कि मैंने 5 रुपए में खरीदा था, ठीक है, तुम लोग ये पेन मतलब हम तुम लोग को ये 4 रुपए में दे रहे हैं, मतलब हम ये बोल रहे हैं कि ठीक है 5 रुपए मेरे पेन का वैल्यू, हम मान रहे हैं मेरा पेन 4 रुपए का है, ठीक है, तो तुम টাকা लोगों ने ম্যাম बोला ठीक है ले ले। ডিসকাউন্ট তাহলে। हाँ तो डिस्काउंट हुआ, वो ठीक है, डिस्काउंट हुआ, हम ये पूछ रहे हैं तो मुझे तुम लोग को 10 रुपए देना था, उसमें से मैंने तुम लोग को कितना रुपए का सेटलमेंट कर लिया, अब मेरा उधार ম্যাম कितने का 4 रहा? টাকার সেটেলমেন্ট হয়ে গেছে, তাহলে আর এখনো কত টাকা? 6টা, 6 6 টাকা টাকা। এখনো বাকি। वही हम হুম पूछ रहे हैं कि क्रेडिटर 30,000 का था जिसमें से सेटल डाउन फिर कितने रुपए का क्रेडिटर हुआ? ম্যাম 12,000 তাহলে। गलत हो गया, फिर तो 5 रुपए का पेन सेटल ও डाउन না होना না चाहिए। সরি, ওটা 10,800 হ্যাঁ। हम বুক तुम लोग तो ভ্যালুটা बोल বলছি। रहे हो ना मेरा पेन 5 रुपए का नहीं मानोगे, तुम लोग बोलोगे अगर 4 रुपए में दोगे तो ही मानेंगे, तो फर्नीचर का बुक वैल्यू भले ही 12,000 हो, बट लेने वाला जो व्यक्ति है वो बोल रहा है हम 10,800 में लेंगे, लेने वाला जो पर्सन है वो बोल रहा है हम तो इसे 10,800 ही मानेंगे। तो अब दोनों पार्टी में बात हुआ, दोनों ने माना, बोला ठीक है चलो, तो फिर कितने का लाइबिलिटी सेटल हुआ? 10,800 का। अब बचा कितने का लाइबिलिटी? बोलो माइनस करके। ম্যাম 19,000
200। 200, ठीक है। अब ये पेमेंट करना पड़ेगा कैसे? 6.25% डिस्काउंट के साथ, तो कितना हो जाएगा? ऐसे होगा? बोलो ऐसे होगा कि नहीं? হ্যাঁ ম্যাম, 18,000 হবে তাহলে। हम्म। अब इसका एंट्री क्या होगा जो 18,000 है? रियलाइजेशन टू बैंक, पेमेंट करेंगे ना হ্যাঁ ম্যাম। क्रेडिटर को। और जो बदले में दिया लिया गया, क्या उसका कोई एंट्री होगा? ম্যাম ওটা তো তাহলে ওই ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টে ওকে দিয়ে দিতে হবে, ওর ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট ডেবিট হয়ে যাবে আর ক্যাপিটাল কেন রিয়েলাইজেশন। হবে? এটা তো পার্টনার দেয়া নেওয়া করছেই না, এটা তো আউটসাইডার লাইবিলিটি, আমি তো ক্রেডিটারের সাথে সেটেল করছি, এখানে ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট তো ও আসবেই না। হ্যাঁ হ্যাঁ, তা এটা তো পার্টনার না। तो देखो, जब जब मनी ट्री ट्रांजैक्शन नहीं होता है तब तो कोई जर्नल एंट्री होता है क्या? না ম্যাম। तो फिर नो एंट्री। बोलो ये समझ में आया? पहला बात है, ये पार्टनर को कुछ नहीं दे रहे हम लोग, पार्टनर को फर्नीचर टेक ओवर करने के लिए नहीं दे रहे, तब तो उसके कैपिटल उसके साथ एडजस्ट करेंगे। ये तो हमारा क्रेडिटर है, आउटसाइडर लाइबिलिटी, जिसको हम लोगों ने इस तरीके से सेटल किया। उसने 10,800 का फर्नीचर ले लिया और 18,000 का पेमेंट ले लिया और मान गया, ठीक है। मतलब 22,000, सॉरी 28,800 में मान गया, है ना। 30,000 का लाइबिलिटी कितने में खत्म किया हम लोगों ने? ये और ये मिला के कितना होता है? 28,800, হ্যাঁ ম্যাম। ठीक है। लेकिन उसमें से ये काइंड में हुआ, ये कैश में हुआ। काइंड क्या था? फर्नीचर, ठीक है। कितने का फर्नीचर हम लोगों ने बेचा? उसे 10,800 का बेचा, नहीं मतलब उसको लाइबिलिटी खत्म करने के लिए उसको 10,800 का फर्नीचर दिया, 12,000 का हमारे हिसाब से, बट उसने माना 10,800, तो लाइबिलिटी कितने का खत्म हुआ? 10,800। उसका कोई एंट्री नहीं हुआ क्योंकि कोई भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ इस वजह से। और बाकी हिस्से का पेमेंट करने बोला तो वो भी 6.25% डिस्काउंट के साथ, तो इतना हो गया। बोलो अब क्लियर है? হ্যাঁ ম্যাম। ठीक है। अब वर्किंग नोट नंबर 3, इस पे देखो क्या होगा। यहाँ पर बोला है कि द अदर एसेट रियलाइज्ड एज फॉलोज, बोल रहा है फर्नीचर रिमेनिंग टेकन ओवर बाय कुमार एट 90% ऑफ बुक वैल्यू। तो फर्नीचर जो बच गया वो कुमार लेके जाएगा। कुमार कौन है? अब याद करो, कुमार कौन है? ম্যাম পার্টনার আছে। पार्टनर है। तो फर्नीचर बचा कितना? देखो टोटल फर्नीचर कितना था? 30,000। 25,000। ও वो হ্যাঁ तो 25। क्रेडिटर था। थर्टी হ্যাঁ थाउजेंड হ্যাঁ। क्रेडिटर था। फर्नीचर टोटल कितना था? 25,500। ফাইভ হান্ড্রেড। उसमें से क्रेडिटर के लिए कितना सेटल डाउन किया? ম্যাম 10,800। गलत। 10,800 तो क्रेडिटर माना, बट मुझे तो बुक वैल्यू में सेटल डाउन करना है ना। मेरा कितने रुपए का बुक वैल्यू का एसेट चला गया? আচ্ছা ওটা 12,000। हाँ 12,000 ही होगा ना। वो तो लेने वाला बोल रहा है 10,800, लेकिन मेरे बुक से कितने का फर्नीचर गया? बुक से कितने का 12,000। गया? 12,000। तो बचा कितना? 13,500। 13,500, ठीक है। ये फर्नीचर बचा। अब बोल रहा है कि बचा हुआ फर्नीचर को क्या किया गया है? बोल रहा है बचा हुआ फर्नीचर कुमार लेके गया 90% ऑफ बुक वैल्यू। तो बचे हुए फर्नीचर का बुक वैल्यू कितना है? 13,500, ठीक है। হুম। अब ये कौन लेके गया? कुमार लेके गया, लेकिन कितने में? कुमार टेकन एट 90% ऑफ बुक वैल्यू। तो 30,500 100% का वैल्यू है, तो 10% कम में, तो 90%। 90% मतलब कितना हो जाएगा? 12,150। बोलो समझ में आया? कि फर्नीचर जो बचा हुआ है, तो बचा हुआ फर्नीचर कैसे निकालोगे? मेरे पास कितने का फर्नीचर था? 25,500। कहाँ से मिला? बैलेंस शीट से मिला। क्रेडिटर को जब सेटल डाउन किया, कितने बुक वैल्यू का फर्नीचर निकल गया? 12,000 का। बचा कितना? 13,500। अब ये कौन लेके जा रहा है? पार्टनर लेके जा रहा है। पार्टनर का नाम क्या है? कुमार है। कितने में लेके जा रहा है? कुमार बोल रहा है ये बुक वैल्यू को हम 90% में टेक ओवर करेंगे, मतलब हम 13,500 नहीं मानेंगे, हम 12,150 मानेंगे। अब कुमार जो फर्नीचर लेके गया उसका एंट्री क्या होगा? क्योंकि देखो पहले फर्नीचर का तो बुक वैल्यू हम लोगों ने जीरो किया, अब कुमार लेके गया तो ম্যাম कुमार का কুমার্স कैपिटल। ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু রিয়েলাইজেশন। ये हो जाएगा। बोलो समझ में आया? হ্যাঁ ম্যাম। 12,150।
अच्छा, स्टॉक रियलाइज्ड 120% ऑफ बुक वैल्यू, स्टॉक को 120% ऑफ बुक वैल्यू पे रियलाइज्ड हुआ, इसका और वर्किंग नोट नहीं करके दिखा रहे, मतलब स्टॉक को जब मार्केट में बेचा तो कितने में बिका, 120% में, बुक वैल्यू का 120% में, मतलब हाँ अगर मैम, 100 रुपए का चीज था तो कितने में बिका होगा, 120 में, वन इसका मतलब ट्वेंटी ये, तो वो लिख देंगे, उसका और वर्किंग नोट नहीं बना रहे। बुक डेप्ट का क्या बोला है, 12,000 ऑफ डेप्ट प्रोवाइडेड बैड रिमेनिंग वेयर फुल्ली रियलाइज्ड, बोल रहे 12,000 बैड डेप्ट है, बाकी पूरा पैसा रियलाइज हो गया है, ठीक है, ये चीज बोला है। ये भी हम लोग वर्किंग नोट नहीं बना रहे, ये भी ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। फिर लैंड एंड बिल्डिंग से कितना रियलाइज्ड हुआ है, 1,65,000, तो वो लिख देंगे इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय अमित एट 15% डिस्काउंट, वो भी वहां कर देंगे और उसका वर्किंग नोट नहीं बना रहे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अमित लेके चला गया है, वो भी 15% डिस्काउंट पे, तो वो कैलकुलेट करके देख लेंगे वहीं पर। ये वाला देख लेते हैं, ये जो है डी का लोन, इसका क्या सेटलमेंट हुआ है और बिल्स पेबल, ये दोनों का वर्किंग नोट बना लेते हैं, बाकी वही जो है क्वेश्चन करते करते ही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर बोला है कि फॉर हाफ ऑफ हिज लोन डी एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी एंड 7,500 कैश। तो देखो डी का जितना भी लोन था कितना था, एक बार देख के बोलो तो, कितना था, 1,20,000 लोन फ्रॉम डी, तो डी का लोन था 1,20,000। अब इसका सेटलमेंट क्या हो रहा है, बोल रहा है हाफ ऑफ हिज लोन, तो हाफ मतलब कितना होगा, 60,000। 60,000। 60,000। तो हाफ ऑफ हिज लोन कैसे सेटल हुआ है, बोल रहा है हाफ ऑफ हिज लोन डी एक्सेप्टेड प्लांट एंड मशीनरी एंड 7,500 कैश, तो इसके लिए प्लांट मशीनरी लिया है और 7,500 कैश लिया है, ठीक है। तो प्लांट मशीनरी जो लिया है उसके लिए तो नो एंट्री, क्योंकि अभी तो बोला मॉनिटरी ट्रांजैक्शन नहीं होने से तो एंट्री कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जो 7,500 कैश लिया है उसके लिए एंट्री क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन। डीज कैपिटल अकाउंट। अच्छा। डी का कैपिटल नहीं होगा, डी बाहर वाला ओ, है ना, डी डी तो मतलब थोड़ी। पार्टनर ही ना है। हम्म, तो ये हो जाएगा, तो लाइबिलिटी पे ऑफ, तो रियलाइजेशन टू बैंक हो जाएगा, और बाकी हाफ जो है वो कितना हो रहा है, वो भी 60,000, ठीक है। अब इसका क्या हुआ है वो पढ़ने से पता चलेगा, बोल रहा है द रिमेनिंग अमाउंट वॉज पेड एट ए 10% डिस्काउंट, तो बाकी पे कर दिया है एट द रेट ऑफ 10% डिस्काउंट, मतलब 90% पे किया, तो 60,000 का 90% कितना हो जाएगा, 7 54, फोर और 4। छः हाँ। नौ 54, तो फिर एंट्री क्या होगा, रियलाइजेशन टू बैंक। हम्म। अच्छा, और ये बीपी वाला देखो लास्ट, बिल्स पेबल वेयर ड्यू ऑन एन एवरेज बेसिस ऑफ 1 मंथ आफ्टर 31st March 22, बट दे वेयर पेड इमीडिएटली ऑन 31st March एट द रेट ऑफ 6% डिस्काउंट पर एनम। तो बीपी जो है वो नॉर्मली हम लोग कब पे करते हैं, 1 मंथ आफ्टर 31st March 22, बट दे वेयर पेड इमीडिएटली ऑन 31st March, 31st March 22 के बाद पे करना था, बट उसे 31st March को ही पे कर दिया, तो हमें डिस्काउंट मिला, ठीक है, जल्दी पे करने से डिस्काउंट मिलता है, तो कितना डिस्काउंट मिला वो कैलकुलेट कर लेते, कैलकुलेशन फॉर डिस्काउंट ऑन पीपी। 6% डिस्काउंट मिला है, 1 मंथ का डिस्काउंट मिला, 1 मंथ पहले पे किया है तो 1 मंथ का डिस्काउंट मिलेगा। बिल का अमाउंट क्या था, मैम 12,000। 12,000, देखो कितना है, 60 शायद। है मैम 60। तो फिर कितने का बीपी पे किया, जब 12,000 में 60 का डिस्काउंट मिला तो कितना पे करना पड़ेगा, बाकी हम 11,940। 11,940। ये बन गया मेरा वर्किंग नोट। अब हम लोग बनाएंगे अपना जो भी अकाउंट हमें बनाने के लिए बोला गया है, देखते हैं क्या क्या अकाउंट बनाने के लिए बोला है। रियलाइजेशन बैंक पार्टनर्स कैपिटल।
बैंक अकाउंट पीछे बनाना पड़ेगा। अच्छा देखो, अब एक एक करके लिखते जाना है। ये बैंक बैलेंस लिख ले, इधर है 13,500 टू बैलेंस BD 13,500। ये इधर किया हुआ था पेज, तो इसलिए मैंने लिख लिया। अच्छा, कैपिटल अमित सुमित, इधर लिखते हैं अमित सुमित और कुमार, तो बाई बैलेंस BD 55 200 55 200 और कुमार का नेगेटिव, तो टू बैलेंस BD 32,400। जनरल रिजर्व पार्टनर को जाएगा 61,500, डिस्ट्रीब्यूट करो 2:2:1 में। ম্যাম 1230 একটা, দুটো 1230। 1230 1230 একটা হবে, দুটো তো 2:2 আছে না, 2:2 আচ্ছা, ইস টু 2:2:1, হ্যাঁ। তাহলে 3 দুগুণে 6, 2 দুগুণে 4, 2 একে 2, ম্যাম 24। 24,600, হ্যাঁ। हाँ 24,600 डबल हो जाएगा। कुमार्स लोन, तो इसके लिए देखो हमें अकाउंट यहाँ 3 ही बोला है, लेकिन हम लोग कुमार्स लोन का एक अकाउंट बना लेंगे वर्किंग नोट पे, ठीक है, क्योंकि ये मेरा आउटसाइडर लाइबिलिटी है नहीं, तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा ये देखो। तो वर्किंग नोट मैंने तो उधर पहले ही बना लिया था, तो अभी इधर बनाते हैं, ठीक है। वो मुझे याद नहीं था कि ये आएगा, तो मैंने ये वो एक्चुअली टाइम बचाने के लिए किया कि पढ़ते पढ़ते ट्रांजैक्शंस का कर लेते हैं कैलकुलेशन, इस वजह से। तो कुमार्स लोन, तो पार्टनर का लोन कितना है 15,000, तो लोन है तो लाइबिलिटी है, तो कैसे लिखोगे? बाई साइड है मैम, हाँ, बाई बैलेंस BD। BD। लोन फ्रॉम D, ये तो आउटसाइडर है, ये कहाँ जाएगा रियलाइजेशन में, तो इसको कैसे लिखोगे? बाई बाई सन्ड्री, साइड है। बाई सन्ड्री लाइबिलिटी D's लोन 1,20,000, ये खाली हो रहा है, ठीक है। ट्रेड क्रेडिटर 30,000, ट्रेड क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग BP, आउटस्टैंडिंग सैलरी BP 12,000 आउटस्टैंड मैम, BP 12,000 और आउटस्टैंडिंग सैलरी 7,500। 7,000। बस हो गया। इधर से एसेट्स, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर टू सन्ड्री एसेट्स, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर 135 45 25 500। তারপরে ইনভেস্টমেন্ট ম্যাম 15,000। আচ্ছা, তারপরে ইনভেস্টমেন্ট 15,000, তারপরে ব্যাড ডেট 60,000 এর আছে, আর প্রভিশন ফর ব্যাড ডেট 6,000। বুক ডেপ্ট হবে। ও সরি, হ্যাঁ, বুক ডেট, ব্যাড ডেট বলছে। হুম, বুক ডেপ্ট 60,000 লিখতে হবে, আর প্রভিশনটা লাইবিলিটিতে লিখতে হবে PBDD।
प्रोविजन तो लाइबिलिटी होता है ना, तो उसे लाइबिलिटी में लिखना पड़ेगा। वो नेगेटिव है मतलब तो उधर होता है ना, वो तो प्रेजेंटेशन हमें इस तरीके से करने के लिए बोला जाता है तो हम लोग ऐसे लेस करके करते हैं। बाकी प्रोविजंस तो मेरा लाइबिलिटी है, वो तो मेरा लाइबिलिटी साइड में ही होता है, उधर नहीं दिखाते, इधर दिखा रहे तो लेस करके। तो उधर 60 और इधर 6000, ये याद रहेगा, मतलब ये समझ में आ गया इसका हाँ मैम। कैसे करके प्रेजेंटेशन करना है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक मैम। स्टॉक 36,000 स्टॉक। उसके और बाद কিছু बैंक নেই तो তা। मैंने लिख लिया, हाँ बैंक तो मैंने लिख लिया। कैपिटल विथड्रॉन कुमार का ये भी लिख लिया है नेगेटिव, ठीक है। अब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, अब वो वर्किंग नोट के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो एंट्री क्या हुआ था, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के वहां दो एंट्री हुआ था, एक हुआ था रियलाइजेशन टू এস ক্যাপিটাল আর একটা তো রিয়েলাইজেशन टू बैंक। रियलाइजेशन एक्सपेंस बोल के ये हम लोग का वर्किंग नोट 1 से आएगा। वो कितना था 15,000। और जो हाँ अमित मैम। ने पे किया उसका एंट्री क्या था, रियलाइजेशन टू अमित्स कैपिटल 3000। बाय रियलाइजेशन एक्सपेंस, उसको पे करना पड़ेगा ना, तो रियलाइजेशन टू हाँ मैम। अमित्स कैपिटल। अच्छा, ये बैंक वाला इधर आ जाएगा, बैंक कहाँ है, पीछे है मेरा, बैंक का इधर लिखना पड़ेगा। तो बैंक में हो जाएगा इधर बाय रियलाइज। बाय रियलाइजेशन एक्सपेंस, कितना है 15,000। 15,000। अच्छा, इसके बाद क्रेडिटर, क्रेडिटर का जो है उसका एंट्री देखो क्या लिखा है, वर्किंग नोट नंबर 2 में जाएंगे तो पता चल जाएगा क्रेडिटर का क्या लिखवाया था हमने, यहीं पर है ये। इसमें तो एक में नो एंट्री, एक में है रियलाइजेशन टू बैंक 18,000, तो टू बैंक 18,000। ये किस चीज का है, যেটা पे করে দিতে क्रेडिटर, হবে। क्रेडिटर का। और बैंक में लिखेंगे क्रेडिटर 18,000। अच्छा, इसके बाद फर्नीचर जो है वो कुमार टेक ओवर कर रहा है, तो कितने में 90% ऑफ बुक वैल्यू, उसका भी हम लोगों ने एंट्री किया हुआ है। ओह, ये दूसरे वाले में चले गए, कुमार्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। तो कुमार्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन में बाई कुमार्स कैपिटल, केस कैपिटल लिख देते हैं, फर्नीचर 12,150। और केस कैपिटल में क्या हो जाएगा टू टू रियलाइज। रियलाइजेशन फर्नीचर, कितना आया था 12,150। 12,150। 150। हाँ, स्टॉक रियलाइज्ड बाय 120% ऑफ बुक वैल्यू, तो स्टॉक रियलाइज्ड बाय बेच के, तो बाई बैंक स्टॉक 120% ऑफ बुक वैल्यू, बुक वैल्यू कितना है 36,000, इसका 120% मिला है, बोलो कितना होगा 36 का, मैंने बोला था ना यहीं पर कर लेंगे तो वही कर रहे हैं। 43,200। 43,200। अब ये हम लोग क्या बैंक में लिखेंगे, क्या लिखेंगे टू टू है। रियलाइजेशन स्टॉक कितना आया 43,200। 43,200। अच्छा, फिर बुक डेप 12,000 ऑफ डेप्ट प्रूव्ड बैट रिमेनिंग वेयर फुल्ली रियलाइज, ठीक है। तो कितना रियलाइज्ड होगा वो हमें लिखना पड़ेगा डेटर का। तो यहाँ पर डेटर, डेटर कितना था, डेटर था हम लोगों का 60,000, ठीक है। उसमें से 12,000 बैड हो गया है, बाकी रियलाइज्ड हुआ है, तो कितना 60,000 माइनस 12,000 का 48,000। 48,000, तो ये वाला उधर लिखना है।
डेटर 48,000 हो गया। अच्छा फिर नेक्स्ट देखो, रियलाइज्ड 1,65,000, लैंड एंड बिल्डिंग 1,65,000, यहाँ पर लिख देते लैंड एंड बिल्डिंग 1,65,000, फिर उधर भी लिख लेंगे ये वाला, लैंड एंड बिल्डिंग 1,65,000। अच्छा फिर इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय अमित एट 15% डिस्काउंट, इसका एंट्री हम लोगों ने किया था। अच्छा ये नहीं किया था, ये बोला था यहीं पर कर लेंगे, ठीक है। तो 15% डिस्काउंट में लिया है तो क्या एंट्री हो जाएगा, अमित का कैपिटल हमें कम करना पड़ेगा, एज हाँ मैम। कैपिटल इन्वेस्टमेंट टेकन, कितने में टेकन ओवर हुआ है, बुक वैल्यू से 15% कम में, मतलब कितना परसेंट में लिया है, 85। बुक हाँ वैल्यू मैम। ये देखो यहाँ दिख रहा है 15,000, उसका 85% कर दो, कितना आएगा, मैम 12,750। 12,750। और ये पार्टनर्स कैपिटल में आ जाएगा टू रियलाइजेशन बोल के, इन्वेस्टमेंट टेकन 12,750 हो गया। अच्छा अब हाफ ऑफ डीज लोन, ये वाला डी लोन वाला एंट्री, तो डी लोन वाला क्या एंट्री होगा, तो डी लोन में जाते हैं यहाँ पर, रियलाइजेशन टू बैंक होगा 7,500 के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा डीज लोन 75, ये हम लोग दोनों मिला के लिख दे कि हमें टोटल कितना पेमेंट करना है, 7,500 और 54 मिला के लिख देते, कितना होगा, ये दोनों ही तो पेमेंट होगा, 7,500 और 54 कितना हो जाएगा, 61,500। मतलब ऐड करके लिख सकते हैं ना, दोनों ही तो हाँ पेमेंट हो मैम। रहा है। 61,500, अब ये बैंक में जाएंगे वहां लिखेंगे डीज लोन 65, 61 61,500। 500, 61,500 हो गया। अच्छा अब ये बीपी, बीपी के लिए हमें कितना पे करना पड़ेगा, डिस्काउंट पाने के बाद हमें पे करना पड़ रहा है ओनली 11,940, तो यहाँ पर लिख देते हैं बीपी 11,940, इधर भी लिखेंगे बीपी 11,940, ठीक है। अब एक रूल्स लिखवाएंगे, लेकिन अभी क्वेश्चन में फिलहाल बता देते हैं कि लाइबिलिटी अगर मेरा कुछ पे ऑफ करने के लिए नहीं बोला है लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में था, तो वो हमें पे ऑफ कर देना है, क्वेश्चन बोले या ना बोले। जैसे डीज लोन सेटल कैसे होगा बोला है तो हम लोगों ने किया, क्रेडिटर कैसे होगा वो भी हम लोगों ने किया, बीपी कैसे होगा वो भी हम लोगों ने किया, पीबीडीडी का भी किया कि भाई इतना बैड डेप्ट हुआ और उसके बाद ऐसे ऐसे। एक हमारा कुछ नहीं बोला है, एक जो है लाइबिलिटी के लिए जिसका नाम है आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो रूल्स ये बोल रहा है कि लाइबिलिटी पे ऑफ करने के लिए बोले या ना बोले हमें पे ऑफ करना पड़ेगा। अगर कुछ बोलेगा तो वैसा फॉलो करके पे ऑफ करेंगे, अगर नहीं बोलेगा तो बुक वैल्यू पे ऑफ करेंगे। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है वो पे ऑफ करना पड़ेगा, कितने में पे ऑफ होगा अभी सिखाया, बोलो, बुक वैल्यू पे करना पड़ेगा जब कुछ नहीं बोलेगा। जैसे कुछ बोल रहा है ना कि डिस्काउंट वगैरह, तो हम लोग वैसे कर रहे हैं जब कुछ सेवन नहीं। हाँ 7,500, 7,500। लाइबिलिटी बाकी रख के बिजनेस बंद नहीं कर सकते हो, इसीलिए अगर हमें ना भी बोले तो हमें पे ऑफ करना पड़ेगा। लेकिन एसेट अगर नहीं बिका है बोला है तो हम लोग मानेंगे नहीं बिका है, लेकिन लाइबिलिटी अगर पे नहीं हुआ है कि नहीं कुछ नहीं बोल रहा है तो जरूर मानो कि लाइबिलिटी पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला था आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितना था वैल्यू, 7,500। 7,500, ठीक है। बस और तो कुछ है नहीं, अब क्लोज करो सबसे पहले रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन को क्लोज करो, हमारा इधर ज्यादा आएगा, क्रेडिट साइड चेक करो, प्रॉफिट आएगा। मैम 4,56,600। 4,56,600, ठीक है सर। आइटम एम की हम 5,56,600। अच्छा माइनस करो बैलेंसটা बोलो, 5,56,600, 5 लाख। अच्छा देखो माइनस करो, 26,160 की प्रॉफिट। 26 না 23,160 হবে দেখো তো।
ও কত বললো একটা টোটালটা এদিকে? টোটালটা 5 লাখ কত বললো না? জিৎ কত বললে? 5 লাখ 5,56,600। 56,600। তাহলে তো তাহলে উল্টো তো হয়ে যায়। লস হয়ে যাবে। হ্যাঁ, তাহলে মনে হয় কিছু ভুল হচ্ছে অ্যাডে। 5 লাখের কম হতে, মানে 4,56,600 কম হতে হবে। মাইনাস এটা 1,80,000 হচ্ছে এই দুটো অ্যাড করলে। এইটা আর এটা 25 আর 15, 40,500। 40,500, 60 আর 96, 15 আর 18, 15 15 30 আর 30, 61,500, 11,940, 7,500। 26,160 তোমার এটাই এলো। হ্যাঁ ম্যাম, আমারও এটাই এলো। আচ্ছা, ডিস্ট্রিবিউট করো তো কত কত হচ্ছে। 2/5 করলে ডিভাইডেড বাই 5 ইন্টু 2। ম্যাম 10,464। কিন্তু আনসার তো বলছে 23,160 হবে, তাহলে আমরা ভুল কি লিখলাম? 36,000 লিখেছি, 15,000, 18। আচ্ছা, একটা কোনো 3,000 লিখিনি আমরা এখানে। টু অমিত বলে হবে। 3,000 কি ছিল? অমিত। ম্যাম ওই প্রথমের একদম যেটা করেছিলাম, ওইটা এক্সপেন্স মানে রিয়েলাইজেশন এক্সপেন্সটা মনে ওটা হয়। तो 15,000 लिखेছি। ओ এইটা रियलाइजेशन एक्सपेंस टू अमित कैपिटल, इसका एंट्री नहीं किया इस वजह से, तो टू अमित कैपिटल होगा। ये नहीं किया ना, इसी वजह से गड़बड़ आ रहा है। टू यहाँ लिख देते, टू एस कैपिटल 3,000, तो 3,000 कम कर दो। ম্যাম 23,160 था। 160, और ये इधर क्रॉस पोस्टिंग कर देंगे। अमित कैपिटल में क्या लिखेंगे? बाय रियलाइजेशन। ম্যাম এটা লিখেছিলেন, ছিলেন ও উপরে। এখানে লিখেছি, ওইখানে দিতে হ্যাঁ ভুলে ওইদিকে গেছে। লেখা। আচ্ছা ঠিক আছে, এবার এটা ডিস্ট্রিবিউট করো। 2/5, 2/5, 1/5। ম্যাম 1/5টা হচ্ছে 4,632, আর 2/5 9,264। 9,264, 9,264, 4,632। 32। अब इधर इसको पुट करना पड़ेगा बाय रियलाइजेशन, और इसको क्लोज करो। 9,264, 9,264, 4,632। टू এটা बैंक। ম্যাম টোটাল 92,064 हम्म মাইনাস করে 79,314। हम्म এটা ম্যাম 89,000, না এটাও তো সেমই আসবে। না সেম আসবে না, ঠিকই তো হচ্ছে 89,000, সেম আসবে না, ওটা 3,000 কম 3,000, আসবে, হ্যাঁ। 3,000 কম করে দাও। হ্যাঁ 89,664। 89,064, और इसका मैंने ऐड कर लिया, ऐड करने से इतना हुआ। আচ্ছা 44। আর এটা ম্যাম इधर ज्यादा है। হ্যাঁ 16,932। হ্যাঁ, তাহলে মাইনাস করলে যত আসবে 16,932 থেকে এটা মাইনাস করতে হবে, এটা এইদিকে ব্যালেন্সটা আসছে। এটা ম্যাম 27,618 হবে। হ্যাঁ আর 27,618। 27,618। 18। अब ये कैश में लिखो। कैश में लिखना पड़ेगा बाई एज कैपिटल बाई
एसिस कैपिटल, सुमित कैपिटल, और एक जन का सिर्फ इधर आया टू केस कैपिटल। बोलो कितना आया था इसका, ए का, अमित का, मैम 79,314 और ये আর वाला, ওটার 89,064 89,064 और ये वाला 27,618 18। अच्छा, अब ये कुमार का जो लोन है उसे भी हमें पे ऑफ दिखाना पड़ेगा, मतलब हम लोग पे ऑफ कर देते हैं। देखो कितना होता है, पहले टैली करके देखो, पैसा बच रहा है तो पे हो जाएगा उसका लोन भी। पहले देखो दोनों साइड में 15,000 का डिफरेंस आ रहा है टोटल करने से। কত আসবে ম্যাম? 15,000 কিছু আসবে? हाँ, হ্যাঁ 15,000 এর ডিফারেন্স আসবে, টোটালটা 2 লাখ সামথিং আসার কথা। 13,500, 43,200, 48,000, 1,65,000, 2,82,318 ম্যাম। 2,97,318, আচ্ছা 27,618। देखिए আসছে নাকি আমার, হ্যাঁ 2,97,318, इतना पैसा हमारे पास है। उसमें से हम ও लोगों ने আর क्या ম্যাম क्या আমি खर्चा। এদিকে টোটালটা করেছিলাম, ওইটা মাইনাস করে দেখুন তাহলে হয়তো চলে আসবে। 2,82,318, হ্যাঁ এটা। 2,97,318, 2,82,318। 318। তো 15 ডিফারেন্স। হ্যাঁ, এটা কি হলো, এটা কি যে ভুল লিখে দিয়েছি আমি। আরেবার বলো তোমার ডেটাটা যেটা এসছে 2 লাখ। ম্যাম 2,28,318 ম্যাম 69। 82,000 বলেছেন। ও তাহলে দেখো 15,000 আসছে কি, তুমি করে দেখো না, 2,97,318 হ্যাঁ ম্যাম 15ই আসছে, 15ই আসছে আসছে, তো, আমি হ্যাঁ দেখি। 15 আসবে, হ্যাঁ ওটা আমি ভুল লিখে ফেললাম সেখানে। तो 15,000 मतलब देखो, इससे ये सब पेमेंट करने के बाद इतना इतना ए और जो है एस को जाएगा, तो 15,000 का डिफरेंस इधर आ रहा है। तो लोन का पेमेंट होने से एंट्री क्या होता है, लोन टू ক্যাশ बैंक। বা ব্যাংক। হ্যাঁ तो फिर ये बैंक में क्या हो जाएगा, बाई कुमार्स लोन, और আচ্ছা टैली हो হ্যাঁ जाएगा। ম্যাম। जो হুম मतलब अवेलेबिलिटी है ना कि हम लोन भी पे करते, क्योंकि देखो पहले लोन पे करना पड़ेगा फिर कैपिटल का पैसा दिया जाता है। तो कैपिटल का पैसा अगर दे पा रहे तो लोन का पैसा भी डेफिनेटली दे पाएंगे, उतना अवेलेबिलिटी जरूर होगा। क्योंकि पहले के अपना लोन का अमाउंट लेगा, फिर बचा तो कैपिटल लेगा, नॉर्मल बात नहीं है, सबने बिजनेस में कैपिटल लगाया, के ने कैपिटल के साथ लोन भी दिया है। तो पहले जब अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो पहले अपना लोन का अमाउंट मांगेगा कि भाई मुझे मेरा लोन का पैसा वापस कर दो, फिर देखेंगे कैपिटल मिलता है कि नहीं मिलता है ना। लोन तो पहले वो হ্যাঁ ম্যাম। मांगेगा। तो 2,97,318, ठीक है, ये हो गया। तो ये देखो हम लोगों ने अभी जो है मतलब इंसॉल्वेंसी के अलावा जब क्वेश्चन होता है तो कैसे करके सॉल्व होता है वो हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज जो है नोट डाउन कर लो कि अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज है, ठीक है, तो हमें उसे क्या मानना है कि वो पे ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। और अनरिकॉर्डेड एसेट के लिए हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो, एक नोट लिख लेते हैं, सॉरी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी बोल रहे हैं। जो लाइबिलिटी कितने में पे ऑफ होगा, सेटल डाउन अमाउंट अगर नहीं बोला है तो भी हमें उसे सेटल डाउन करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको लिखे क्या, एक मिनट, इसको लिखे क्या, इफ, ऐसे लिख दो, इफ नो इंफॉर्मेशन
is given regarding settlement of a liability assumed it to be settled at book value। ठीक है, जैसे हम लोगों ने वो जीएसटी वाला किया, अभी आउटस्टैंडिंग सैलरी किया, और इफ नो इंफॉर्मेशन is given regarding realization of asset, assume nothing इज रियलाइज्ड, ऐसे लिख दिया। ठीक है, जो मैंने समझाया था कि अगर मेरा एसेट बिक रहा है, इस बात का कोई मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम लोग ये मानेंगे कि एसेट नहीं बिका है। लेकिन लाइबिलिटी पे ऑफ हुआ है कि नहीं, इस बात का अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो पे ऑफ कर देंगे खुद से ही बुक वैल्यू पे। बाकी जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा करना पड़ेगा, कोई लाइबिलिटी कितने में पे हो रहा है नहीं हो रहा है उसके हिसाब से चलेगा। तो बोलो, ये नोट समझ में आ गया ना, हम क्या बोल रहे थे और क्या लिखा है? ठीक है, हाँ मैम। ठीक है, फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं, और जो इंसॉल्वेंसी है वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू Okay. मैम। बाय मैम। बाय थैंक यू मैम। Thank you, बाय ma'am. मैम। बाय बाय।